का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी लेक्चर बड़े हो जाते हैं और जितना बड़ा होता जाता है इट बिकम्स वेरी बोरिंग, राइट? तो आज का जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, वैसे तो प्रेजेंटेशन भी है, अन्नपूर्णा जी उसे शो भी कर सकती हैं शायद इसके साथ, या कहिए तो मैं शो करूँ, व्हाटएवर इट इज। उस टॉपिक का हाँ जी, नाम बताइए। मैंने क्या रखा, आप चाहें तो प्रेजेंट करना शुरू कर दीजिए। मैं सर एक आप भी चाहेंगे तो आपकी स्क्रीन में भी हो जाएगा। यू आर अलाउड सर, कर नहीं, सकते आई हैं। एम अलाउड, लेकिन आप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आई ठीक डोंट है हैव सर, मैं इश्यू। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, कोई इश्यू नहीं, आप, मैं हाँ, कर आप कर दीजिएगा, फिर क्योंकि मैं स्टार्ट जब तक टॉपिक के बारे में बात करता हूँ तब तक आप जी, इसको जी, नोट कर लीजिए। जी, जी, जी। तो दीक्षित जी, मैंने आज का जो टॉपिक रखा है, मैं आपको इसलिए खास तौर पर संबोधित कर रहा हूँ बिकॉज सो सच पर्सन्स मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने टॉपिक रखा है बजट विदाउट रोमांस। थैंक रोमांस, यू सर। जी जी जी, मैंने टॉपिक ही ऐसा रखा है। अट्रैक्टिव टॉपिक रखने से लोग थोड़ा आकर्षित भी होते हैं, ये दूसरा कारण है, लेकिन मैंने इसको किसी दूसरी वजह से रखा है। जो रोमांस शब्द है इसका मतलब कुछ और भी होता है, एक केवल वैसा रोमांस नहीं होता। एक शब्द है अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म, एक पूरा बड़ा विशेष शब्द है। मैं इसको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारत नहीं, पूरी दुनिया में अब हम लोग एक नई प्रकार की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक चॉइस। ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक चॉइस है, इसमें बहुत बड़े बड़े लेखक हैं और ये लोग एक नई चीज कहने लगे हैं। और वो क्या कहते हैं उसको मैं समझाना चाहता हूं, वहीं से बजट पे आऊंगा। वो कहते हैं पॉलिटिक्स विदाउट रोमांस। असल में हम लोगों ने सरकार को एक तंत्र मान लिया है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है। सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार हमारे फायदे का काम करती है। ये, हम इसके बारे में कुछ बात नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार के जो तीन भाग होते हैं, देयर आर थ्री पार्ट्स। एक भाग आप जानते हैं पार्लियामेंट होता है, जहां पर सारे नियम कानून बनाए जाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस या एमएलए एमएलसी जो विधानसभा में होते हैं। दूसरा पार्ट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जो इन नियमों को नीतियों को लागू करते हैं। और फिर इनकी गलतियों को पकड़ने के लिए जुडिशरी। इन तीनों को मिलाकर हम सरकार कहते हैं। सबसे पहले हम अगर पहले पार्ट से ही शुरू कर दें, यानी पॉलिटिशियन से ही शुरू कर दें, तो एक बड़ी मजेदार चीज है। भारत नहीं, भारत में तो खैर आप अभी समझ ही जाएंगे। जो आदमी आता है राजनीति में, इतनी अच्छी और शानदार बातें करता है कि मैं तो देश सेवा के लिए आया हूं, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, इस देश का कल्याण हो जाए, गरीबों का कल्याण हो जाए, पिछड़ों का कल्याण हो जाए, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं तो देश की सेवा करने के लिए आया हूं, तो भाई मुझे क्या चाहिए, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया हूं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये एक रोमांस है, ये एक प्रकार से वो आपको बतलाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिशियन अपने परिवार के लिए 7-8 पीढ़ियों के लिए अच्छा खासा धन जमा कर लेता है। आया भले किसी काम के लिए हो, 18 घंटे काम करता हो, 16 घंटे काम करता हो, मैं नहीं जानता, लेकिन 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उसके पास जो पैसा हो जाता है, अगर आप पिछले दिनों में देख रहे होंगे तो पॉलिटिशियंस के पास कितना कितना पैसा है, या ब्यूरोक्रेट्स के पास कितना कितना पैसा है, एक बात सिद्ध होती है, पॉलिटिक्स जो है, कोई आदमी केवल दूसरों की भलाई के लिए नहीं आता। शायद इक्का दुक्का ऐसे लोग हों, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। 98% ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स अपने हित के लिए आते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम इसे कहते हैं रैशनल चॉइस। सबसे पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरे रिश्तेदार, फिर मेरे दोस्त, फिर मेरा समाज, और अंत में तो देश है ही। तो जो पहले मेरा देश कहते हैं, वो एक रोमांटिक कंसेप्ट है कि मैं पूरी बस केवल आपकी सेवा करूंगा और देखिए जान लगा दूंगा, पता नहीं कितनी कितनी जान लगा देंगे, वो हमको विश्वास नहीं होता। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में अधिकांश देशों में ऐसा ही पाया गया है कि पॉलिटिशियंस क्या क्या करते हैं, वो चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, हर जगह के प्रधानमंत्री जापान के जो थे वो जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी मोटी पैसा कमा लिया था। छोटा मोटा का मतलब है लगभग $3,000 मिलियन कमा लिया था। तो ऐसे तो कमाने वालों की संख्या बहुत है। फिर बहुत सारे पॉलिटिशियंस जब जाते हैं तो इलेक्ट होते हैं, तो उनके ऊपर 40-50 मुकदमे होते हैं, धीरे धीरे वो मुकदमे भी कम हो जाते हैं, उसका भी लाभ उनको मिलता है। तो जैसे पॉलिटिक्स विदाउट रोमांस,
माने हमको क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि भाई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट अपने लिए आता है, समाजवाज बाद में आता है। इसी तरह जो मैं बजट है, देखिए कि थोड़ा सा आलोचनात्मक भी होता हूं, इसलिए कि क्या अच्छा है वो भी बात करेंगे, क्या खराब है उसके बारे में भी बात करेंगे। विदाउट रोमांस पढ़ना चाहिए। ये इस बजट में सब अच्छी चीजें होंगी, सब खराब चीजें होंगी, हम लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि बजट सत्तारूढ़ दल का दर्शन होता है। विपक्ष उसके खिलाफ ही बोलेगा। किसी से पूछ लीजिए, उसकी स्पीच पढ़ लीजिए तो पता चल जाएगा कि वो सत्तारूढ़ दल में है या विपक्ष में। विपक्ष को इसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, सत्तारूढ़ दल को इसमें सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। हम लोग विदाउट रोमांस इस बजट को पढ़ना चाहेंगे, यानी सीधे सीधे आंकड़ों से आपके सामने रखना चाहेंगे कि बजट में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तो दिस इज द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। बजट पढ़ने के पहले मैं बता दूं कि इसका विश्लेषण करने के हमारे पास तीन बड़े उपाय होते हैं, तीन बड़े उपाय होते हैं जिनसे हम बजट का समीक्षा करते हैं। मैं थोड़ी थोड़े में उनको बताऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस बजट में क्या खास है। और फिर अन्नपूर्णा जी ने जो बात कही उसके बारे में मैं शुरू कर देता हूं, क्योंकि शायद मैंने इसको सोचा नहीं था मैं बताऊंगा, लेकिन मैं शुरू कर देता हूं। अन्नपूर्णा जी, कोई भी बजट अगर बनाया जाएगा तो एक बात तो बिल्कुल सिंपल है, हमको देखना है कि हमारे पास कितने साधन हैं और उसी के हिसाब से हम अपना खर्च तय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम पे 22 लाख करोड़ के साधन हो और हम 220 लाख करोड़ खर्च कर दें, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। तो बजट को परिस्थितियों के हिसाब से हमको समझना चाहिए। और पहले वर्तमान परिस्थितियां समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट सिचुएशन। आर्थिक सिचुएशन भी समझ लीजिए, सामाजिक सिचुएशन भी समझ लीजिए और राजनीतिक सिचुएशन भी समझ लीजिए, और फिर सोचिए कि बेचारी वित्त मंत्री जी का जो काम था कितना कठिन था। सबसे बड़ी समस्या कि 2019 में कोरोना आ गया, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 298 ट्रिलियन डॉलर की थी, सॉरी बिलियन डॉलर की थी, 3 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा कम। 2 साल के बाद इस साल कितनी होने की उम्मीद है, 3.02 ट्रिलियन। यानी 2 साल में हमारे यहाँ एक साल 7-8% गिरे हैं, इस साल 7-8% बढ़े हैं। तो लगभग उसी स्थान पर खड़े हैं जहां 2019 में थे। तो हमारा 2019 की जो आमदनी और साधन थे वही हमारे साधन 2021 में भी हैं। 2 साल तो देश के चले गए, और ये भारत के नहीं गए, पूरी दुनिया के गए। हम तो इंडिया की बात नहीं कर रहे। हालांकि कोरोना का सबसे अधिक नुकसान भारत में हुआ, क्यों हुआ वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हुआ। 7.1% हमारे देश का सकल घरेलू उत्पादन गिरा। सकल घरेलू उत्पादन उन बच्चों के लिए जो नहीं जानते, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा एक 7.7 गिर गई, 7% गिर गई। 7% 300 का निकाल लीजिए तो कितना होता है, 20 बिलियन डॉलर। 20 बिलियन डॉलर से हमारी आमदनी घट गई थी। 20 बिलियन डॉलर को आप अगर समझने की कोशिश करिएगा तो बड़ा मुश्किल होगा, जीरो जीरो निकालने से कुछ नहीं बनता। इसको ऐसे समझिए कि 5 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले। 5 करोड़। अब आप अंदाज लगा सकती हैं कि 5 करोड़ कितने देशों की राजधानी के बराबर है, या कितने देशों की जनसंख्या के बराबर है, आप अंदाज लगा सकते हैं। गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। लगभग 1.3 करोड़ बेरोजगार बढ़ गए। तो बहुत सरल स्थितियां नहीं थी 2019 और 21 की, ये परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और जो रिकवरी हुई उसके बारे में मैं आपको एक डायग्राम से समझा दूंगा। 5वां डायग्राम खोलिएगा तो उसी से समझा दूंगा। अभी उसकी बात इसलिए कि मैंने आपकी बात पर पहले जिक्र करना शुरू किया। दूसरी बात आप सोचिए, जरा सामाजिक क्षेत्र में आइए। सारे स्कूल बंद थे, सारे कॉलेज बंद थे, सारे होटल बंद थे। अंदाज लगाइए ना, जिन बच्चों को जो क्लास 3 में जो पढ़ चुके थे, अगर 2 साल स्कूल नहीं गए तो उनकी क्या हालत हुई होगी। हमारी तरह सब लोग भाग्यशाली नहीं होते कि सबके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीचर पढ़ा रहा है, इंटरनेट कितनी जगहों पर पहुंचता है। हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से सोचिए। जितनी अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन ने एक रिसर्च की और ये बतलाया है कि 5वीं क्लास का जो बच्चा था, आज उसको तीसरी क्लास में जाना चाहिए, क्योंकि वो गुणा भाग तक भूल गया है। घर पे बैठे बैठे उसको सब कुछ भूल गया। सोचिए क्या हालत है। तो सोशल क्षेत्र की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, कम से कम। और तीसरी और उससे भी गंभीर बात, राजनीति भी करनी है। मैंने अभी बताया सरकार का पहला काम क्या है,
सरकार में बने रहना, सरकार में आना, दोबारा सरकार में नहीं आएंगे तो हम लोगों की मदद कैसे करेंगे? और विपक्ष का क्या काम है? सरकार को हटाना। ये दो तो उनके पहले काम है ना। तो उस पहले काम के लिए उन्हें क्या करना है? 5 प्रदेशों में इलेक्शन है और 5 में से 4 के लिए तो कोई भाजपा सरकार डरती नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत डरती है। मैं आपको साफ बता दूं, 81 सीट होती है यहाँ से, और जिस तरफ इस 81 में से मेजोरिटी चली गई, 2024 की सरकार भी हिल जाएगी। देखिए, राजनीतिक मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं, और साथ ही साथ और किस्म की मजबूरियां हैं। तो मैंने आपसे कहा था अगर आप चाहें तो कहीं से सीधे से नंबर 5 पेज निकाल लीजिए, तो उसमें एक चीज लिखी हुई है मैंने कि भारत में 2019 और 21 में क्या अंतर आया, अर्थशास्त्री इसे कैसे समझाते हैं वो मैं समझाऊंगा, तब फिर आगे चलूंगा। अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पीपीटी स्टार्ट कर दे रही हूँ सर। हाँ, 5वीं पर चलिए आइए सीधे। मैं भी कर सकता था, लेकिन जब आप हैं तो फिर आई कुड डू इट। हाँ, जरा आराम से सुनिएगा तो अच्छा लगेगा सबको। बजट के बारे में जानना जरूरी है जी। आगे चलिए, 5वें पर और आगे बढ़िए। के पर आ जाइए। एक के अक्षर बना होगा, बस ये वाला। देखिए, हमारे अर्थशास्त्र में ये एक शब्द है के अक्षर दिख रहा है आपको? कैसे दिख रहा है उसको समझिए। 2019 और 21 में हमारी राष्ट्रीय आय तो बराबर हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आय बराबर कैसे हुई है, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। हम लोग कहते हैं इसे के शेप्ड, यानी बिल्कुल तेजी से गिरी। कितनी गिरी? 7%। और हम कहते हैं 2009 में बढ़ भी गई उतनी ही, उससे ज्यादा बढ़ गई। लेकिन हुआ क्या है, कुछ क्षेत्र आगे बढ़ गए हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं। जैसे डिजिटल इकोनॉमी आगे बढ़ गई, हेल्थ इकोनॉमी आगे बढ़ गई, कई चीजें अच्छी हो गई, बहुत तेजी से बढ़ गई। ड्रोन बनाने लगे हम लोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम लोग बहुत आगे चले गए, मेडिसिन में भी हम लोग आगे चले गए। लेकिन कुछ क्षेत्रों की हालत इतनी बुरी है। बनारस में कितने विदेशी टूरिस्ट आए होंगे, जाके बाहर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। होटल्स कितने चल रहे हैं, पता चल जाएगा। तो टूरिज्म है, ट्रैवलिंग है, टूरिस्ट, ये सब आते ही नहीं। क्यों? कोरोना के डर के मारे कोई आ ही नहीं रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो सोचिए क्या होगा। एक होटल में अगर 20 कर्मचारी हैं तो कितने रखेगा मैनेजर, जब कोई वर्कर ही नहीं है तो? किचन का कोई काम ही नहीं है तो? और ये भी नहीं, किचन में जो सामान बाजार से आता है वो कहां से आएगा? तो पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर हमारा लगभग डूब गया था। 1.5-2 सालों में पूरा डूब गया था, और उसकी रिकवरी अभी नहीं हुई है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि रिकवरी जो हुई है उससे नुकसान किसका हुआ है? जो बहुत गरीब लोग थे। बहुत गरीब का मतलब क्या है? अब देखिए, जितने देश, बनारस से, इलाहाबाद से जितने लोग गए, पूना, बंबई, दिल्ली, क्या काम करने गए थे? क्या ये सब बड़े इंजीनियर थे? नहीं। कोई प्लम्बर बन के गया था, कोई इलेक्ट्रीशियन बन के गया था, कोई किसी घर में महिला काम कर रही थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड बनकर गया था। ऐसे सारे लोग गए थे। नहीं करेंगे। वर्किंग विथ वर्कशीट। म्यूट करिए अपने को, स्पीच पे म्यूट करिए। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं होता रहता है। नाउ तो व्हाट वी आर सीइंग इज कि उन क्षेत्रों में बिल्कुल रिकवरी नहीं हुई। तो जो लोग माइग्रेशन करके आए, अब जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, उनमें रिकवरी होगी, लेकिन कितने दिनों में होगी, कितनी पक्की होगी, वी डू नॉट। तो जो हमारी रिकवरी है उससे कौन सा क्लास गया? लोअर मिडिल क्लास। और मैंने कहा यही लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए बेचारे, क्योंकि इनको मनरेगा से रोजगार तो मिला, लेकिन रोजगार मनरेगा का क्या होता है? 190 रुपए पर डे पर फैमिली। 190 रुपए प्रतिदिन 5 आदमियों की फैमिली का मतलब है 35-37 रुपए से भी कम। तो लगभग, और वो भी 100 दिन। तो जो गिरावट आई उसकी रिकवरी वैसी नहीं हुई है ना। तो हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब थी, पहले तो इसको मान लिया जाए। सामाजिक स्थितियां खराब थी, ये भी मान लिया जाए। और बहुत सिंपल सी बात है कि राजनीतिक परिस्थितियां भी बजट बनाती हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया क्योंकि अन्नपूर्णा जी ने ये कहा कि हमारे को क्या करना चाहिए था। अब जरा आइए अगले वाले उस पर टॉपिक पर आइए कि कैसे बजट को पढ़ें और समझें। जरा सा आगे बढ़ा दीजिए तो अपने आप आपको एक इसके आगे वाला। हाँ, और आगे चलिए जरा सा। एक ये बना हुआ, हाँ, मैं ये दिखाना चाहता था। जरा इस टेबल को देख लीजिए, और इस टेबल को देखने में कुछ बड़ी बढ़िया चीजें आपको अपने आप दिखाई देने लगेंगी। इसमें लिखा है कि हमारी कितनी आमदनी और कितना खर्च है। देखने में क्या दिखाई दे रहा है? हर साल पहले 2 टॉपिक आप दिखाइए आमदनी और खर्चे का, तो जीरो का अंतर दिखाई दे रहा है। यानी हमने जितना कमाया उतना खर्च किया। इससे अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन असलियत ये नहीं है। बस इसी को बजट समझाने के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये असलियत नहीं है।
असलियत क्यों नहीं है? जरा तीनों कॉलम के नीचे वाले 3 हिस्से देखिए। हमने 3 आंकड़े क्यों दिखाए हैं? क्योंकि 2020-21 के वास्तविक आंकड़े हमारे पास हैं, 21-22 के वास्तविक आंकड़े नहीं हैं, और 22-23 तो अभी आए ही नहीं। 21-22 के क्यों नहीं है? क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष खत्म होता है मार्च में। जरा ध्यान से देखिए और कम से कम नंबर 4 पर चले आइए। लिखा हुआ है कि हमारा जो घाटा है वो है 18,18,000 करोड़। घाटे का क्या मतलब है? सीधा है कि जितना हम व्यय कर रहे थे उससे हमारी आय कितनी कम थी? 18,18,000 करोड़। यानी अगर हम 35 लाख खर्च कर रहे थे, 35 लाख करोड़, तो हमारा जो है 35 लाख करोड़ आमदनी नहीं थी, हमारी आमदनी कितनी थी? 17 लाख करोड़। ये 18 लाख करोड़ कहां से लाए? कहीं से उधार मांगा है, रिजर्व बैंक से उधार लिया है, विदेशी पूंजी भारत में आई है, हमने अपने बहुत सारे उपक्रम बेच दिए हैं। क्यों? कोरोना से लड़ना था, लोगों को खाना देना था, मजबूरी थी उनकी। हम ये नहीं कह रहे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल देखिए। फिर हमने सोचा कि 21-22 में थोड़ी हालत सुधरेगी क्योंकि कोरोना थोड़ा उतार में आएगा, लेकिन 21-22 में फिर जो अप्रैल मई वाला खतरनाक कोरोना आया, सेकेंड विंड वाला जो कोरोना आया, आप देखिए हमने एस्टिमेट कितना किया था? 15 लाख करोड़ का। हुआ कितना? 15,91,00,000 दिख रहा है। कब तक का है ये? जनवरी 31 तक का है। ये कितना जाएगा? फिर से 18 लाख करोड़। और अगली साल के लिए हमने सोचा क्या है? जरा ध्यान से देखिए, खुद लिखा है कि खर्च करेंगे 39,44 करोड़, 39,44,000 करोड़। और हमारा घाटा कितना होगा? लिखा है, खुद हमने माना है कि कम से कम 16,61,000 करोड़ का घाटा होगा। यानी हमारी आमदनी कितनी होगी? अगर आप बजट जाके घर देखिएगा तो दिखाई पड़ जाएगा साफ साफ। हमारे को टैक्स वगैरह से मिलने वाली आमदनी होने वाली है 22,44,000 करोड़। और हम कितना खर्च प्लान किए बैठे हैं? 39,44,000 करोड़। यानी लगभग 16 लाख 17 लाख करोड़ इस वर्ष भी घाटा। तो घाटे का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पैसा सरकार को कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। अगर आपने किसी से तनख्वाह ली है, काम कराया, तो तनख्वाह देंगे ना। तो अगर आप 39,44,000 करोड़ खर्च करना चाहते हैं और आपकी आमदनी केवल 22 लाख करोड़ है या 22,50,000 करोड़ है, तो 17 लाख करोड़ रुपया लाएंगे कहां से? ये जो 16,61,000 दिख रहा है, इसको इसी को मान लीजिए। तो 16,61,000 करोड़ रुपया लाएंगे कहां से? सोचिए वित्त मंत्री की क्या स्थिति होती होगी। आमदनी 22 लाख करोड़, खर्चा 39,44,000 करोड़ करने की योजना। क्यों? क्योंकि देश के किसी भी क्षेत्र को छोड़ना भी नहीं है, सबको लेना भी है, सबके बारे में सोचना भी है। सोचिए जरा कि बेचारी वित्त मंत्री की क्या परिस्थितियां होती होंगी। हम लोग तो सोचते हैं कि बजट बड़ा आसान चीज है और हमको नहीं मिला, इनको नहीं मिला। अन्नपूर्णा दीक्षित जी ने पूछा या पहले कह दिया कि रोजगार के लिए इसमें क्या है, मध्य वर्ग के लिए इसमें क्या है, एमएसएमई के वर्ग के लिए क्या है। सबको चाहिए, पैसा कहां से आएगा? सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि बजट को समझने के लिए पहले वित्त मंत्री की परिस्थितियों को समझा जाए। तो बजट जो है वो केवल वर्तमान के लिए नहीं होता। अभी अभी दीक्षित जी ने भी बड़ी बढ़िया बात बताई। 25, हालांकि मैं तो उसको नहीं मानता कि 25 साल आगे के बारे में सोचना चाहिए। हम केन्स के अर्थशास्त्री, केन्सियन अर्थशास्त्री कहता है इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। साल 2 साल के बारे में सोचो। और मैं तो पक्का अपने बारे में श्योर हूं कि मैं तो इतने साल जिंदा रहने वाला नहीं। अगले साल पता नहीं बजट में आपको मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, आई डू नॉट। लेकिन इतना लंबा नहीं सोचते। अमृत काल आएगा, आएगा, अमृत मिलेगा, तब पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी तो वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। अब जरा दूसरे ढंग से इस बजट को देखते हैं। इस हिसाब से तो एक चीज पक्का हो गई, राजकोषीय घाटा यानी आय और व्यय का अंतर बहुत बड़ा बना हुआ है। 18 से 19 लाख करोड़ के बीच में है। और 18 से 19 लाख करोड़ का मतलब है कि अगर हम भारत की टोटल आमदनी को, जो मैंने अभी बताया, 3 ट्रिलियन यानी 300 बिलियन का मान लें, तो 6% से ऊपर का तो घाटा है, जो कि ह्यूज है। और इतना घाटे के इतने नए नोट छाप दिए जाए बाजार में, तो जो महंगाई है
उसको आप काबू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा आ गया तो वो खर्च करना चाहेंगे और महंगाई की वजह से फिर आपको दिक्कतें आने वाली हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक आगे इसको अगर और बढ़ाएंगे आप तो शायद कुछ और अच्छा लगेगा। एक और बढ़ा दीजिए आगे। दूसरी, अब हम आय और व्यय के बारे में देख रहे हैं। रुपया आता कहां से? जरा देखिए इस पूरे डायग्राम को देखिए तो आपको दिखाई देगा पैसा कहां से आता है। समस्या यही है ना, हमने नया टैक्स लगाया जीएसटी और कहते हैं कि इससे कितना आएगा। जो 22 लाख करोड़ है उसका हिसाब है ये, 39 लाख करोड़ का नहीं है, क्योंकि 22 लाख करोड़ टैक्स की इनकम आने वाली है या नॉन टैक्स दोनों मिलाकर। वो जो घाटा है वो कहां से पूरा करेंगे उसके बारे में बताऊंगा अभी। जीएसटी कितना देगी? 16%। इस साल तो 16 भी दे रही है, पिछली साल क्या हालत हुई होगी सोच लीजिए। लॉकडाउन लगे हुए थे, कोई कारखाना चल नहीं रहा था। जब ट्रेड ही नहीं होगा तो टैक्स कहां से आएगा? गुड्स एंड सर्विस का जब ट्रेड होगा तभी तो टैक्स आएगा ना भाई। तो जब गुड्स एंड सर्विस का टैक्स ही नहीं था तो आमदनी कहां से थी? और जब केंद्र सरकार की आमदनी तो राज्य सरकार को बेचारी कहां से देगी? कॉर्पोरेशन टैक्स, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशन हैं उन सब के बारे में टैक्स है, लगभग 15% यहाँ से आ रहा है। इनकम टैक्स 15% से आ रहा है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% से आ रही है। जरा देखिए सबसे ज्यादा आमदनी कहां से आ रही है? बोरोइंग्स, उधार ले रहे हैं 35%। जरा सोचिए, टोटल टैक्स इनकम जीएसटी और कॉर्पोरेशन से मिलाकर 31% और उधार 35%। जरा सोच लीजिए देश के बारे में कि हम उधारी से कितने दिन काम चला पाएंगे। इसलिए बेचारी वित्त मंत्री के बारे में बार बार सोचिए और भारत सरकार के बारे में बार बार सोचिए कि किन परिस्थितियों में ऐसा बजट बनता है, उनके बारे में भी जरा सोचते रहिए। इनकम टैक्स से 15% आ रहा है। मध्य वर्ग कहता है कि भाई महंगाई बढ़ी है और आप हमारी कुछ बढ़ाना नहीं चाहते। अब मैं जरा सा टैक्स के बारे में 1-2 मिनट और ले लेता हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन मैं ले लेता हूं। देखिए सरकार इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकती। जीएसटी में क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि जीएसटी पूरे देश का एक टैक्स है। वित्त मंत्री इसमें कोई चेंज नहीं कर सकती, कोई चेंज नहीं कर सकती। उसमें कौन चेंज कर सकता है? एक काउंसिल बना दी है भारत सरकार ने, जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर टैक्स तय करते हैं। उस टैक्स को वित्त मंत्री हमारी छू नहीं सकती, उससे कोई बहुत चेंज नहीं हो सकता। 16 की जगह हो सकता है अगले साल ज्यादा व्यापार हो तो 18% हो जाए, थोड़ी इनकम बढ़ जाए, बट इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। अब आ जाइए इनकम टैक्स पर। इनकम टैक्स तो जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो टैक्स तो बढ़ना ही चाहिए, और इनकम बढ़ी है, लेकिन समस्या दूसरी है। अब इसमें मैं वित्त मंत्री से हो सकता है शायद उतना ज्यादा वो ना करूं। इनकम किसकी बढ़ी है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। भारत का जो टॉप 5% है, जिसमें मैं आता हूं, मैं अपने आप को शामिल करता हूं, क्योंकि मेरी आमदनी जो है लगभग 25 लाख रुपए है सालाना। ये वर्ग है जिसकी आमदनी 35 से 40% बढ़ी है। टोटल देश के उत्पादन में, आमदनी में इसका हिस्सा कितना है? 55%, यानी 5% बनाम 55%। और बाकी 95% कितने पर है? 45% पर। इस पर बहुत इनकम बढ़ी। और मैं तो 20-25 लाख पर अपनी बात कर रहा हूं। भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी एक साल में 1000 करोड़ से ज्यादा इनकम बढ़ती है। ऐसे लोग हैं जिनको 1 करोड़ प्रतिदिन से ज्यादा की आमदनी बढ़ती है। मध्यम वर्ग के बारे में रोना छोड़िए, लेकिन ऐसे लोगों पर कुछ टैक्स लगाया जा सकता था, ऐसा मेरा अपना विचार है। सुपर रिच के नाम से कुछ टैक्स लगा देते, हो सकता है कि ये 15 की जगह थोड़ा बढ़ जाता, थोड़ी आमदनी बढ़ जाती, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर हम भारत में देखें तो 1 करोड़ प्रतिवर्ष से ज्यादा कमाने वालों की संख्या 28 लाख है। बाकी तो 137 करोड़ लोगों में 28 लाख की संख्या कितनी है आप अंदाज लगा सकते हैं। तो बहुत तो ना बढ़ता, बढ़ भी सकता है। लेकिन मध्य वर्ग जो सोच रहा है कि उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, वो भी गलत है, क्योंकि मैडम उसको भी नहीं चेंज कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैडम ने एक ऑल्टरनेटिव स्कीम चलाई हुई है, और उस ऑल्टरनेटिव स्कीम में 1.5 लाख रुपए छोड़ा हुआ है टैक्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो चाहती है सब लोग इस स्कीम में आ जाएं, और जब तक सब लोग उस स्कीम में नहीं चले जाएंगे तब तक मैडम इधर वाला कोई चीज छूने वाली नहीं। कस्टम्स ड्यूटी आप बढ़ा नहीं सकते भाई। विदेशों से सामान मंगाने पर ड्यूटी बढ़ाएंगे तो डब्ल्यूटीओ आपके ऊपर दौड़ बैठेगा। आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, वो भी आप नहीं बढ़ा सकते। फिर बढ़ा क्या सकते हैं? एक बताते हैं डिसइन्वेस्टमेंट इनकम। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो हमने अपने पुराने सामान है उनको हम प्राइवेट सेक्टर में बेच दें, या एसेट मोनेटाइजेशन 6 साल के लिए उधार दें। लेकिन सोचिए, केवल मैडम ने पिछली साल इसका कितना रखा था मालूम है? 1,75,000 करोड़। आज तक की तारीख में कितना मिला है मालूम है आपको?
अगर आज बोलूंगा तो मिला है 27,000 करोड़। सोचा कितना था, 1,75,000 करोड़। लेकिन अगर आज से सिर्फ 4 दिन पहले चले जाइए तो मालूम है कितना इकट्ठा हुआ था, 12,000 करोड़। लक्ष्य था 1,75,000 करोड़, मिला 12,000 करोड़। अब आप कहेंगे एकदम से अचानक क्यों बढ़ गया? क्योंकि टाटा के, हमने अपनी एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया, उसकी वजह से हमको 15,000 करोड़ और मिल गया। हम बेच ही नहीं पा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ राजनीतिक मजबूरियां हैं। राजनीतिक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते, वो चाहते हैं सरकारी कर्मचारी बने रहें, निजी क्षेत्र में नहीं जाना चाहते। इसलिए जब भी सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का काम सोचा है, 1,75,000 करोड़ सोचते हैं तो 17,00,000 करोड़ मिल जाता है तो समझ लीजिए बहुत है, 10%, इससे ज्यादा नहीं मिलता। अब की भी मैडम ने रखा है, कितना रखा है कि घबरा के 78,000 करोड़ रखा है। 78,000 करोड़ का भी मिलना लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। तो ये जो आमदनी आपको दिख रही है ये भी शायद ही पूरी मिले, यानी हम 22 लाख 23 लाख करोड़ पा नहीं पाएंगे शायद। ये ऊपर के एस्टीमेट्स हैं, मैडम को ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा अगर वो रखे 22 लाख करोड़ मिले उससे कुछ कम। तो सरकार बहुत कायदे से अनुमान लगाती है, बड़े विशेषज्ञों के द्वारा अनुमान लगाती है। तो 22 लाख करोड़ कहां से आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है। इसमें से 35% तो वो पैसा है जो 7 साल बाद मैं ब्याज के आपको चुकाना पड़ेगा। और कितना पेमेंट करते हैं अगला वाला जरा देख लीजिए, उसमें आपको बड़ी मजेदार चीजें दिखाई देंगी। देखिए ध्यान से, एक बढ़ा दीजिए। अब देखिए हमारा पैसा जाता कहां। अभी इसमें भी देखिए तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? 20% का कहां है? इंटरेस्ट पेमेंट, जो जरा सा ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, यानी जो पिछले उधार लिए हैं उनका ब्याज भुगतान 20% है। और ये 20 से बढ़कर धीरे धीरे कितने की तरफ चल रहा है? 35 की तरफ चल। ये असहनीय हो जाएगा, अनसस्टेनेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 20% कितने का है? 40 लाख करोड़ का, क्योंकि एक्सपेंडिचर कितना है? 39 लाख करोड़। तो ये 20% किसका है? 40 लाख करोड़ का। तो 40 लाख करोड़ का मतलब है कि 15 लाख करोड़ तो ब्याज ही दे रहे। 15 लाख करोड़ ब्याज, आमदनी कितनी है? 22 लाख करोड़। बचा कितना आपके पास? सोचिए खुद, हमारी तरह के विद्यार्थी है तो आप हैं ना। 7 लाख करोड़ का तो कुछ पैसा ही बचा हमारे पास। अब हमें खर्च भी करना है, और इस खर्च में बहुत मजेदार चीज देखिएगा, बड़ी अब की बार कभी कभी बहुत मजेदार चीजें आती हैं, जरा पढ़ते चले जाइए। सब्सिडीज में 8%, सब्सिडी माने फूड सब्सिडी। 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 12 महीने से भोजन बांटा है, 12 महीने से भोजन बांटा है ना। तो सब्सिडीज हम कितना खर्च कर रहे हैं? 8%। इसको अब की बार थोड़ा घटाया है ना, लगभग अब 7.5% आ जाएगा। इसका मतलब हमें लगता है कि अब शायद हम लोग बहुत दिनों तक ये खाना बांटने का कार्यक्रम नहीं चला पाएंगे। तो खैर छोड़ दीजिए। फिर आगे चलिए, स्टेट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का हिस्सा जीएसटी का उसका है, तो 17% वहां जाएगा ही जाएगा। स्टेट को ग्रांट देनी पड़ेगी, 10% वहां जाएगा ही जाएगा। केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें 15% जाएगा ही जाएगा। डिफेंस 8% है, सब्सिडी मैंने अभी आपको बता भी दिया। अदर एक्सपेंडिचर 9% है, पेंशन 4% है। अब जरा अन्नपूर्णा जी आप इसको देखिए, और इसमें कहीं सैलरी नहीं लिखा है। अब की बार आपको तनख्वाह ना मिलेगी, किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, घबराइए नहीं, आपको तनख्वाह मिलेगी। ये देखिए समस्या क्या है। अगर हम एकदम से किसी चीज की कटौती दिखा दें, जैसे डिफेंस 8% लिखा है, डिफेंस पर कितना खर्च होना है? 5,75,000 करोड़, लेकिन इसमें सैलरी शामिल है। समस्या क्या है कि अगर हम डिफेंस का खर्च कम दिखा देते तो चीन और पाकिस्तान तक हम पे चढ़ बैठता, इनके पास तो कोई खर्च ही नहीं कर रहा है। हमारी मजबूरी है, मजबूरी समझिए। हमने सैलरी जोड़ जोड़ के ये दिखाया है। क्यों दिखाया है समझिए, इसलिए दिखाया है कि हम अगर पिछले साल से बहुत सारी चीजों पर खर्च कम दिखा देते तो क्या हो, सैलरी गई कहीं नहीं, घबराइए मत। लेकिन सरकार की जो 3 समस्याएं हैं, 3 समस्याओं को समझिए। समस्या नंबर 1 ब्याज भुगतान, समस्या नंबर 2 सब्सिडी का भुगतान, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी। फर्टिलाइजर की सब्सिडी का मतलब खाद पर मिलने वाली सब्सिडी। खाद पर मिलने वाली सब्सिडी आप जान ही सकती हैं कि कितना मुश्किल से हम लोग अनाज उत्पादन कर रहे हैं, उसकी सब्सिडी बहुत नहीं घटा पाए हैं, हालांकि थोड़ी सी घटाई है हम लोगों ने। तो फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी ये दूसरा, और सैलरी और पेंशन तीसरा। ये 3 आइटमों पर हमारी सरकार का 65% खर्च हो जाता है।
इसे कमिटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। कमिटेड माने होना ही होना है, देना ही देना है केंद्र सरकार को। न देने का मतलब ही नहीं, तनख्वाहें नहीं देंगे कि पेंशन नहीं देंगे कि ब्याज नहीं देंगे, आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी एट कॉस्ट। सोचने की बात, हम लोग बहुत आराम से इन चीजों को, आंकड़ों को देखते हैं, लेकिन आंकड़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। भाई सरकार हमारी तो है, अगर हमारे पास आमदनी नहीं है, हमारे गरीब लोगों के पास आमदनी नहीं है, तो बेचारे कैसे गुजारा कर रहे हैं? तो भारत की सरकार के बारे में भी इस ढंग से भी सोचिए। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि सरकार के पास इस समय पैसे नहीं है, लगभग नहीं है, क्योंकि जो हमारी टोटल आमदनी है 22 लाख करोड़ है, और 22 लाख करोड़ का हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर किसमें जाएगा? ब्याज में जाएगा, तनख्वाहों में जाएगा, पेंशन में जाएगा, सब्सिडी में जाएगा। 24 लाख करोड़ जाएगा। तो क्या करें? क्या मतलब सरकार फिर आगे विकास का काम बंद कर दे? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। ये सरकार की मजबूरियों को समझा जाए और तब बजट को समझने की कोशिश की जाए। तो हमने तो आपसे सिर्फ ये बताया कि आपको पहले अपने आप को रखिए उस स्थान पर जहां हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और फिर उनके बजट को समझने की कोशिश कीजिए विदाउट रोमांस। जो वो बोलती हैं या जो वो बोलने को विवश हैं, और जो भारत की परिस्थिति है उसके हिसाब से हमको सोचना चाहिए। और बस एक चीज का मुझे अपेक्षा रहती है सरकार से, दीक्षित जी को मैं खास तौर पर इस बात को कहना चाहूंगा, आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, मेरी अपेक्षा इस बात की रहती है कि सरकार को ये मानना चाहिए कि हम गंभीर परिस्थितियों में हैं, और भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस गंभीर परिस्थिति में सरकार के साथ खड़ा रहे। नहीं तो इसी तरह की मजबूरी में, मैं बार बार कहता हूं, ये सपने हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, सपनों का सौदागर क्यों कहता हूं मैं इसे? इसलिए कहता हूं कि मजबूरी को हमको समझ ही नहीं आती। तो सरकार समझती है कि इनको तो मजबूरी समझ में आएगी नहीं, इसलिए वो क्या करती है कि कुछ ऐसी हवाई चीजें भी जोड़ देती है जो शायद ना जोड़ती तो उसका काम बन जाता। लेकिन मजबूरी है सरकार की, वी कांट थिंक ऑफ इट। उसके बारे में सोचिए कि सरकार के पास कितना पैसा है। 25 लाख करोड़ कमिटेड एक्सपेंडिचर है, यानी ब्याज का भुगतान, तनख्वाहों और पेंशन का भुगतान और सब्सिडी का भुगतान, और सरकार की आमदनी है 23 लाख। 2 लाख करोड़ इसमें भी घाटा है। ये बड़ा अफसोस की बात है कि हम लोग टैक्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं या इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और सोचना पड़ेगा हर दिन, इस बात का रोना भी बंद करना पड़ेगा कि भाई टैक्स हम लोगों पर छूट क्यों नहीं मिली, मध्य वर्ग को छूट क्यों नहीं मिली और ये नहीं मिला। सोचना पड़ेगा कि इस समय देश जिन परिस्थितियों से गुजरा है कोरोना से, अगर इसकी जगह उल्टा सोचिए कि अगर ये कोरोना ना आया होता तो हम 12% ऊपर होते। 12% 300 का मतलब है आज हमारी अर्थव्यवस्था कितने की होती? 3,35,000 करोड़ की होती है। अगर 3,35,000 करोड़ की होती तो हमारी आमदनी कितनी होती? 9% से 28 लाख करोड़। बस फर्क ये है ना कि किन्हीं परिस्थितियों में हम लोग बड़ी परेशानी में पड़ गए हैं। अब हम लोगों ने एक्सपेंडिचर को भी पढ़ लिया, जरा हम लोग इस बार के बजट के बारे में थोड़ा समझ लें, क्योंकि मैं जानता हूं सब बच्चे भागना शुरू कर देंगे थोड़ी देर बाद। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा इस साल के बजट के बारे में भी जानें। आगे नीचे आइए, ये तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया। ये फुलफिल्ड प्रोमिसेस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा थोड़ी देर, क्योंकि फिर ये एक अलग विषय हो जाएगा। और आगे चलिए तो मैं आपको बताऊं कि इस साल की सरकार की क्या योजनाएं हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर। सरकार ने इस बार 4 विशेष बातें कही हैं। एक है पीएम गति शक्ति योजना, मैं बताऊंगा इसके बारे में। दूसरी है प्रोडक्टिविटी एनहांस्ड स्कीम। तीसरी है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथी है इंक्लूसिव। ये 4 जो है प्रायोरिटीज बताई हमारी क्या कहते हैं मैडम निर्मला सीतारमण जी ने। और मैंने पहले बताया कि उनके पास पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में उन्हें किस पर खर्च करना है? 25 लाख करोड़ चला गया, तो 14 लाख करोड़ में इन चारों योजनाओं के बारे में सोचना है। अब जरा हम लोग एक एक करके योजना लेते हैं। मैं, आप नहीं भी बढ़ाएंगी तो भी मेरा काम चल जाएगा। समझने की कोशिश करिए। 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग समझना चाहिए बहुत मजबूरी में, और सबको समझना चाहिए। अभी हम गति शक्ति वैसे लिखा है, बच्चे पढ़ते रहे, समझने दीजिए, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूं बल्कि कहीं तीसरी जगह से। कहां से शुरू कर रहा हूं? मैं शुरू कर रहा हूं कि सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, और वो है नंबर 3 पॉइंट पर पहले आ जाइए, अगले वाले पेज पे, फिर इस पर लौट आएंगे। ये तो हमारा नंबर 3, हाँ ये बस ठीक है, वही बढ़िया था, नहीं चौथे पर नहीं, इसी पर फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरे पर ही चलिए, चौथा वाला तो बड़ा कठिन है, उसको तो मैं पढ़ाना मुश्किल। तीसरे, हाँ बस इस जरा ध्यान से देखिए कि सरकार का क्वार्टरली एक्सपेंडिचर कैसे था। एकदम से लॉकडाउन पीरियड में उसे नीचे आना पड़ा, पूंजी योजनाओं पर खर्च नहीं कर पा रही थी। क्यों? खाना बांटना है, दवाइयां देनी है, वैक्सीन देना है। आप देखिए ना, बीच में 3-4 महीने बिल्कुल नीचे है। और मजे की बात, हम लोग इसको समझना क्यों नहीं चाहते? अब की बार
मैडम ने जानती कितना पैसा रखा है? 15 लाख करोड़ में से आधे से ज्यादा इसी पर रखा है। 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ एक बड़ी रकम होती है। क्यों रखा है? एक नया शब्द आया है, क्राउड इन। आज तक ऐसा शब्द सुना नहीं गया था, आप लोगों को सुनना चाहिए, क्राउड इन। प्राइवेट सेक्टर, हमारे देश की घरेलू बचत घटती चली जा रही है। पहले हम अपनी पूरी आय का 32% बचाते थे, अब 28% बचा पा रहे हैं। तो अगर हम 28% बचा पा रहे हैं तो टोटल हमारी तो बचत घट गई, तो निवेश घट गया। निजी क्षेत्र निवेश कहाँ करता है? बस इसको समझना पड़ेगा देश की सरकार को भी और हर आदमी को भी। निजी क्षेत्र वहां खर्च करेगा जहां उसे लाभ की उम्मीद होगी। निजी क्षेत्र उन क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं जाएगा जहां लाभ की उम्मीद नहीं होगी। सीधा एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए हम कहें कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट निजी क्षेत्रों को बांट दिया जाए, गुड। बनारस कैंट का स्टेशन हर आदमी ले लेगा, क्यों? वहां पर कितने लोग रोज चढ़ते हैं? 5 लाख लोग रोज चढ़ते हैं, 10 लाख लोग रोज चढ़ते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, तो सारी दुकानें बड़ी महंगी महंगी उठा बेचेगा, प्लेटफॉर्म टिकट भी बढ़ा लेगा और कोई टिकट भी बढ़ा लेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि यही कोई हंडिया का स्टेशन या कोई छोटा मोटा स्टेशन अगर सरकार बेचे तो उसको कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदने वाला। वहां लोग चढ़ते ही नहीं, वहां उतरते ही नहीं, वहां चाय की बिक्री नहीं। निजी क्षेत्र वहीं आएगा बेटा जहां पर आमदनी की उम्मीद हो। एयरपोर्ट ठीक है, उसके लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो छोटी मोटे रेलवे स्टेशन भारत में इतने सारे नहीं आएगा। 150-200 स्टेशनों में आ जाएगा, कानपुर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या करेगा? नेचुरली आपसे पैसा लेगा, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा देगा, बाकी चीजें बढ़ा देगा, अपोजिशन को मौका दे देगा। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र नहीं आता और पूंजी का निवेश घट रहा था। तो पहली दफे इतना बढ़िया काम किया गया है कि सरकार ने कहा है कि हम 7.5 लाख करोड़ खुद निवेश करें। क्राउड इन मतलब क्या है? जो निजी क्षेत्र कर रहा है उसमें अब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐड करेंगे, और वो भी कितना? 7.5 लाख करोड़। अब ये 7.5 लाख करोड़ कहां कहां खर्च होगा, इसके लिए हम चलते हैं, अब पहले पॉइंट पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा एक गति शक्ति योजना है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये प्लान कोई बहुत पुराना प्लान है नहीं है, मतलब हम मानते हैं 2-3 सालों से इस विषय पर बातचीत चल रही है कि सरकार 100 लाख करोड़ का भारत के ढांचे पर, ढांचे का मतलब क्या है? सड़कें, रेलगाड़ियां, पावर स्टेशन, ये सारी चीजों को ढांचा कहते हैं। और इसमें बहुत निवेश हो भी रहा है, बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है। आप खुद ही सोचिए कि भारत में कितनी दिक्कतें थी। अब हम लोगों ने एक पर्वतमाला योजना चलाई है, पहले कभी नहीं चला पाए। पर्वतमाला योजना क्या है? मिजोरम पर हम पहुंच ही नहीं पाते, मेघालय हम पहुंच ही नहीं पाते, ट्रेनें ही नहीं जाती हमारी। और अगर आप रोड से चलें तो गुवाहाटी से मिजोरम पहुंचने में 36 घंटे लगते हैं। मिजोरम में जो सामान पैदा होता है उसको यूपी लाने में लगभग 50 रुपए प्रति इकाई खर्च होता है। 1 रुपए का अगर पाइनएप्पल चलेगा तो इलाहाबाद आते आते 50 रुपए का हो जाएगा, प्रयाग बनारस आते आते 50 रुपए का हो जाएगा। जरूरत है रोड्स की, कंस्ट्रक्शन की। निजी क्षेत्र नहीं आएगा यहाँ पर। कुछ हाईवे पर आएगा, दिल्ली बनारस हाईवे पर आ जाएगा, कुछ क्षेत्रों में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी क्षेत्रों में नहीं आएगा। उसे क्या जरूरत है गांव को जोड़ने की, क्योंकि वहां से उसकी आमदनी कहाँ है। तो ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है गति शक्ति योजना। अनफॉर्चुनेटली कितना इस पर खर्च होगा ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ इतना बताया कि 25,000 करोड़ रुपए हम लोग 25,000 किलोमीटर की हम सड़कें और बनाएंगे। और उन्होंने एक और चीज बताई कि 400 वंदे भारत और चलाएंगे। लेकिन बाकी शिपिंग में क्या होगा, लॉजिस्टिक्स में क्या होगा, इसके अलग डिटेल नहीं दिए गए। 2-2.5 साल से इस योजना के बारे में बातचीत चल रही है कि 100 लाख करोड़ भारत सरकार को लगाना है 5 सालों में। लेकिन मजबूरी सरकार की है, आप देख ही रही हैं कि टोटल आमदनी नहीं है तो 100 लाख करोड़ लगाएगा कहां से। उसने ये सोचा था कि केंद्र लगाएगा 39%, राज्य लगाएंगे 40% और प्राइवेट सेक्टर आएगा 20%। बिल्कुल ठीक सोचा है, प्राइवेट वहीं आएगा जहां लाभ होगा। राज्य और केंद्र को मिलकर ही इस योजना को चलाना है। तो 7.5 लाख करोड़ में से हम लोगों को लगता है कि 5 लाख करोड़ तो केंद्र सरकार गति शक्ति योजना में लगा देगी और कम से कम 12-13 लाख राज्य सरकारें लगाएंगी, क्योंकि दोनों को इससे लाभ होने वाला है। जब तक हमारे देश का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक आगे नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, मैं भी मान सकता हूं कि इसमें, क्योंकि पहली दफे एक नए प्रकार से इसका विश्लेषण किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट, मैं बार बार यही कहता हूं कि समस्या सिर्फ ये है कि क्लैरिटी क्यों नहीं है, स्पष्टता क्यों है। रचना दुबे जी ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि मेरी समझ नहीं आया। समझ आने की बात नहीं, असल में बजट भाषण में बहुत सारी चीजों की डिटेल्स नहीं है। अब की बात
हालांकि उनका 90 मिनट का भाषण था, लेकिन डिटेल्स नहीं है। गति शक्ति योजना में इस साल कितनी योजनाएं चालू होंगी, कितना रुपया इन पर रखा जाएगा, इसकी अभी पूरी प्लानिंग नहीं आई। अगर पूरी प्लानिंग आ जाती तो इकोनॉमिस्ट नहीं, सबको समझ में आ जाता। वो तो कॉमर्स और मैनेजमेंट की है, तुरंत समझ जाती है कि लॉजिस्टिक्स में पैसा तो जरूरी है, लेकिन सरकार ने रखा कितना है दिख नहीं रहा। जब दिख ही नहीं रहा तो समझ में नहीं आ रहा तो क्या किस में लगेगा, क्या किस में लगेगा। ये थोड़ा और क्लैरिटी भी आनी चाहिए थी। लेकिन बड़ी मुश्किल यही है कि टोटल हमारे पास जो पैसा है अभी उसमें बहुत डर बने हुए हैं। डर क्यों बने हुए उनके बारे में भी आता हूँ। प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट, इन सब पर भी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। और कहा गया है कि इसमें 50 लाख रोजगार होंगे। कैसे होंगे इस विषय में कोई बात नहीं की गई है, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी अस्पष्टता है। लेकिन काम अच्छा है, इसको तो करना ही पड़ेगा आपको। यू हैव टू डू इट, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत की परिस्थितियां कहाँ हैं, कैसी हैं, कितना अभी हमें वैक्सीनेशन करना है, कितनी हेल्थ की स्कीम्स को चलाना है, कितनी सारी चीजें चलानी है, उनके बारे में भी खर्च करना पड़ेगा। तो हम इसमें कैसे करेंगे, ये हमने निजी क्षेत्र के लिए योजना बनाई है कि निजी क्षेत्र अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, एफिशिएंसी बढ़ा दे, तो हम उसे थोड़ा क्या देंगे, एक प्रकार से बोनस देना शुरू करेंगे। और ये बात पक्की है कि एफिशिएंसी जब बढ़ेगी तभी निर्यात बढ़ेंगे, एफिशिएंसी जब भी बढ़ेगी तभी लागतें घटेंगी। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की समस्या आप जान सकते हैं। तो एक ही छोटे से बात में समझा देता हूं। भारत और चीन का आयात निर्यात कितना है, $1 ट्रिलियन। निर्यात कितना करते हैं, 27। आयात कितना करते हैं, 63। खुद अंदाज लगाइए प्रॉब्लम कहां पर है। हमारे निर्यात कम है क्योंकि चीन का बना सब सामान हमारे देश में सस्ता पड़ता है। क्यों, एफिशिएंसी। हमारे देश में एफिशिएंसी को कम है, उसके बारे में फिर कभी अलग लेक्चर डिस्कस कर सकते हैं, अभी इसको नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन सरकार ने क्या कहा, अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो हम आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर इतना पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के नाम पर इतना पैसा देंगे, स्टार्टअप पर इतना पैसा देंगे, इनोवेशन पर इतना पैसा देंगे। माने सरकार ने एक तरीके से प्रोत्साहन, इसे क्या कहते हैं, एक प्रकार से आपको प्रोत्साहन, प्रोडक्शन एनहांसमेंट के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सफलता असफलता के बारे में तो हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब आ गई अन्नपूर्णा जी का अंतिम विषय पर, चौथे पर आ जाइए। चौथे पर फिर से इंक्लूसिव, चौथे पर आइए। बस ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है इस पर हमें डिस्कशन मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं ऑलरेडी, मुझे लगता है कि करीब करीब 1 घंटे या 45 मिनट, 40 मिनट तो बोल ही चुका हूँ। ज्यादा बोलूंगा सब सुनने वाले छोड़ के भाग जाएंगे। हम और आप 2 जने बचेंगे, हो सकता है रचना जी बचे या दीक्षित जी बचे, कोई बचेगा नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में कुछ बात करूं, क्योंकि मैं जानता हूँ लेक्चर जहां बड़ा हुआ और लोगों को डर लगने लगा और लोगों ने भागना शुरू किया, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट आता रहता तो हम लोग इसको समझाने की कोशिश जी सर। ध्यान से। जी हमें कर रहा हूँ 15 मिनट तो और कोशिश करूंगा ही करूंगा। देखिए, बहुत सी चीजों के बारे में हम लोग ये सोचते हैं। मैंने पहले बचाया 7.5 लाख करोड़ एक चला गया, 2.5 लाख करोड़ एक चला गया। अब हम पे बचा कितना था, 6 लाख करोड़ रुपया बचा था कमिटेड एक्सपेंडिचर के। और उसमें कितनी चीजें करनी है। एमएसएमई आपने खुद याद दिलाया था मुझे, अनएम्प्लॉयमेंट अभी आपने मुझे याद दिलाया था, हेल्थ आपने याद दिलाया था, एजुकेशन आपने याद दिलाया था, मध्यम वर्ग की आय कटौती आपने याद दिलाई थी, आप ही याद दिला रही। यानी देश के पास कितना करने को काम है। निश्चित रूप से गरीब का घर है, अच्छी दीवार बनवा देगा तो दरवाजा अच्छा नहीं लगेगा, दरवाजा अच्छा बनवा देगा तो छत अच्छी नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आने वाली है। अब जरा शुरू करिए एजुकेशन से। कितना बड़ा नुकसान हुआ एजुकेशन का हमारे, इसके बारे में सोचिए मत। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन यही बात अगर मैं, ये ठीक है आपने पीपीटी चला दिया, सब कुछ चला दिया, लेकिन अगर मैं डस्टर और चौक से इसको पढ़ाता, इसका इन्फ्लुएंस गजब पड़ता, टीचर की ऑरा सामने आती है। लेकिन अब मैं कैसे इसको समझाऊं, इसे कहते हैं वर्टिकल इक्वालिटी और हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी। इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या चाहते हैं। हमारे देश में पढ़ाई, एजुकेशन और हेल्थ किसके पास है, स्टेट के पास है, सेंटर के पास नहीं है। सेंटर को तो सिर्फ इसमें सपोर्ट करना है, और सेंटर ने बहुत पैसा रखा है, 80,000 करोड़ के करीब एजुकेशन में रखा है, और 80,000 के करीब हम लोगों ने करोड़ के करीब हेल्थ में भी रखा है। और ये टोटल बजट का 8% होता है जो एजुकेशन और हेल्थ पे होता है, बाकी राज्यों को खर्च करना पड़ता है। और परेशानी क्या है, हम लोगों ने जिस दिन आजाद हुआ था देश, ये सोचा था कि एजुकेशन और हेल्थ को हम लास्ट मैन या लास्ट माइल कहते हैं। माने क्या है, तमिलियन है वो तमिल भाषा में पढ़ना पसंद करेंगे, मेघालय वाले अलग भाषा में पढ़ना पसंद करेंगे, हम अलग भाषा में पढ़ना पसंद करेंगे। हमारे यहाँ
इंग्लिश सबको पढ़ना है, साइंस टेक्नोलॉजी की अलग चीजें हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए, खुद ही आप जानती हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वहीं पड़ोस में बीएचयू है, वहाँ 45 टीचर इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं, आपके यहाँ 4 टीचर पढ़ाते हैं। कंपटीशन हो सकता है? नहीं हो सकता। दिल्ली में 40 टीचर पढ़ाते हैं, आप कम्पीट कर सकती हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड, सुपर स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना। आप मेदांता जाएंगी, एम्स जाएंगी, वहां का इलाज क्या बनारस में हो सकता है? और जो बनारस का इलाज है क्या भदोई में हो सकता है? और जो भदोई का इलाज है क्या किसी गांव में हो सकता है? संभव नहीं। कैसे करें? इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल इनइक्वालिटी। बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है देश में। हमने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है, किसी काम के नहीं, ना अंग्रेजी जानते हैं, ना हिंदी जानते हैं, ना मैथ्स जानते हैं, ना कंप्यूटर जानते हैं। बड़ी भारी फौज है ऐसी बड़ी, उनको हम बेरोजगार नहीं कहते, वो रोजगार के लायक ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता। सरकार ने कोशिश की है, वो कोशिश में कितनी सफल होगी? उन्होंने क्या बनाया? 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें की हैं। एक उन्होंने कहा है 200 चैनल, हर भाषा में एक चैनल और हर क्लास के लिए एक चैनल, यानी क्लास 1 के लिए अलग चैनल, क्लास 2 के लिए अलग चैनल, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तक के अलग अलग चैनल। और उस पे हम क्या करेंगे? क्वालिटी कंटेंट, यानी पूरे देश में एक तरीके से क्वालिटी लाने की कोशिश तो करेंगे। सर ऐसे में जो स्टेट 75% रिजर्वेशन दे रहे हैं लोकल को, वो तो लोकल के लिए ही हो जाएगा, फिर ये प्लान का क्या रह जाएगा? मतलब अन्नपूर्णा जी, हम लोग क्वेश्चंस को बाद में रख सकते थे। मुझे नहीं मालूम किसने पूछा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम किसने पूछा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा है, हम लोग लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए टाइम रखेंगे। हम जी, ये जी, नहीं, बिल्कुल, हम तो ये बिल्कुल। बता रहे सरकार ने क्या किया। अन्नपूर्णा, ये क्वेश्चन पूछा किसने? लेकिन किसने पूछा था? एक्चुअली विजिबल मेरे में पीपीटी दिख रहा है, मुझे विजिबल नहीं हो रहा। हु आस्क्ड द क्वेश्चन? छोड़ी, आप अपना नाम बता दीजिए, लास्ट में आपको हम लोग बुला लेंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम कोई रोहित मिश्रा थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, विल सी टू इट लेटर ऑन। इसी तरह हमने कहा एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। देखिए ये बात तो सच है कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम में कितना आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। सोचिए कि सरकार के पास कितनी स्थितियां हैं। जैसे राज्य सरकार के पास ही आप चलिए आइए, उत्तर प्रदेश में आप हैं, मैं भी रहता हूं, कितने स्कूल हैं प्राइमरी हमारे उत्तर प्रदेश में, गिनती आपको नहीं मालूम होगी। कितने जूनियर हाई स्कूल हैं, गिनती नहीं मालूम होगी। यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की गिनती शायद मालूम हो, 200 से ऊपर है। इन सबको मदद करना, और कौन सी मदद? इनकी बिल्डिंग भी चाहिए, इनको रिपेयर भी चाहिए, इनको बाकी सारी चीजें भी चाहिए। पता कर लीजिए अपने कॉलेज में, मैनेजर साहब भी बताएंगे। पैसा अगर आपको नया कॉलेज बनाने के लिए शायद मिल जाए, नई बिल्डिंग, नए कंप्यूटर, नई लाइब्रेरी के लिए मिल जाए, लेकिन पुराने के मरम्मत के लिए सरकार पैसा देने की स्थिति में नहीं। कारण बिल्कुल साफ है, सरकार के रिसोर्सेज कहां बचे? सारे रिसोर्सेज तो कमिटेड एक्सपेंडिचर में चले जा रहे हैं। तो मुश्किल क्या है कि हमने सोचा कि भाई अगर हम ऐसे फिजिकल नहीं कर पा रहे तो कम से कम डिजिटल यूनिवर्सिटी बना दें, और उस डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को ट्रेन करें, उसका कंटेंट अच्छा बनाने की कोशिश करें। मुश्किल ये भी आती है कई बार कि कई हम ऐसी चीजें सोच लेते हैं जो भारत के लिए थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि भारत में अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी या डिजिटल कनेक्टिविटी कम है। इस सरकार का मूल मंत्र डिजिटलाइजेशन है, हर चीज में डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी तक लाने की बात कर रहे हैं, एमएसपी भी डिजिटल देने की बात कर रहे हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन है। लेकिन ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। डिजिटलाइजेशन आसान तो होगा, बहुत सारी चीजें आसान तो होंगी, लेकिन भारत में क्या ये रोजगार के संग कंपैटिबल होगा, ये भी सोचना पड़ेगा। अगर हमारे 2000 ड्रोन पूरे बनारस में जाकर पता कर लेंगे सॉयल और जाकर पहुंचा देंगे मेडिसिन वगैरह सारी चीजें, तो जो उस क्षेत्र में लगे हुए रोजगार में लोग हैं, अल्टीमेटली उतना रोजगार बढ़ेगा ड्रोन से या नहीं बढ़ेगा? एक हमारे देश की ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इटली नहीं है, हम कनाडा नहीं है। कनाडा में ज्यादातर कृषि क्षेत्र में 1 किलोमीटर में 3 आदमी रहते हैं, भारत में 1 किलोमीटर में 378 आदमी रहते हैं। हमारे साइज ऑफ लैंड कितना है? 0.8-0.9 हेक्टेयर। उनके यहाँ साइज ऑफ लैंड कितना है? 309 हेक्टेयर से कम का तो किसान ही नहीं बनता हुआ। हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, तो सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन सरकार ये भी सोचती है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो और पिछड़ते चले जाएंगे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी भी लाएं और उसको लेबर इंटेंसिव भी बनाएं, ये भी सोचना पड़ेगा सरकार को, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, कोई एम्प्लॉयमेंट की योजना सरकार ने नई नहीं रखी। मनरेगा को एम्प्लॉयमेंट योजना बताता कौन है, मैं उससे जानना चाहता हूं। नाम है उसका, लेकिन वो क्या है? वो इनकम सपोर्ट स्कीम है, यानी आपको कहीं से पैसा मिलता है साल भरे में 20,000,
कम पड़ता है, तो आपको 100 दिन का अलग हम रोजगार दे देंगे 190 रुपए के हिसाब से, 19,000 और मिल जाएगा, आपकी फैमिली को सपोर्ट हो जाएगा। ये तो इस समय बड़ी महामारी आ गई थी, सब लोग भाग के चले आए थे और इसलिए हमें इस पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। 1,07,000 करोड़ मनरेगा का बजट हो गया, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी पिकअप करेगी इस पर खर्च तो कम होगा। लेकिन रोजगार के लिए कोई स्पेशल स्कीम बिल्कुल ऐसी है भी नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार इस समय कोई रोजगार गारंटी योजना ला ही नहीं सकती। उसके लिए उसको एक अलग से स्पेसिफिक बजट बनाना पड़ेगा और बजट के प्रावधान यहाँ है ही नहीं, क्योंकि मनरेगा में ऐसा अभी लगता है, आज के दिन में ऐसा लगता है कि कम से कम 25,000 करोड़ और खर्च हो जाएगा, क्योंकि अभी भी डिमांड बहुत सारे सेक्टरों में पिकअप नहीं हुई है भाई। अभी ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे सेक्टरों में नहीं हुई है, बहुत सारे सेक्टरों में हो गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चलने लगा तो अब अंडे तो पंजाब से आने लगे, तो वहां जो खराब हो रहे थे बच गए। लेकिन फूलों वूलों की स्थिति अभी भी खराब है, एयर कंडीशनिंग नहीं चल रही है और सारी चीजें नहीं चल रही है, तो अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पावर्टी तो मैं इसके लिए तो मेरे को बहुत ही संकोच लगता है बोलने के लिए। एक बड़ा देश जो आगे चलकर बहुत बड़ा महान बनना चाहता है, विकसित देशों में आना चाहता है, 27 करोड़ व्यक्ति गरीबी की सीमा रेखा के नीचे। गरीबी की सीमा रेखा क्या है अंदाज लगा लीजिए, मतलब 1600 कैलोरी खाना भी अगर हम ना दे पाए, अगर हम 6 मीटर कपड़ा भी ना दे पाए, एक 10 बाई 10 का कम मकान भी ना दे पाए, इसके लिए योजनाएं बन रही। अभी मकान के लिए 48,000 करोड़ रुपया रखा गया है पक्के मकान बनाने के लिए। पिछले 5 साल से गरीबों को पक्का मकान देने की लगातार कोशिश की जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं की जा रही, लेकिन 27 करोड़ बहुत होता है। दुनिया में टोटल कितने गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं? 52 करोड़। 27 करोड़ अकेले भारत, ये हमारे लिए कलंक की बात है। मैंने क्यों कहा कि हमको आपको आगे आना चाहिए, हम लोगों को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, जो कम से कम इसमें सक्षम है ऐसे लोगों की थोड़ी थोड़ी मदद करें। 1 करोड़ लोग अगर 1 करोड़ को ऊपर कर ले तो हम लोग बहुत ऊपर बढ़ सकते। और हम लोगों में ये सदा शहता सदैव से थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों में हम लोग एक कोई अंधी दौड़ में उपभोग के चली गए, बहुत ज्यादा है। सोचिए ना, किसी देश में 12 महीने तक 80 करोड़ लोगों को चावल और चना और या गेहूं और चना देना पड़े भूखमरी से बचाने के लिए, तो ये तो कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। देखिए, पावर्टी के प्रति तो हमको तो लगता है कि इसमें सरकार को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमको आगे बढ़ना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो भाई 2 साल बाद बन जाएंगे, 4 साल बाद बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम इस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सुधारने की जरूरत है। एमएसएमई, फिर से कह रहा हूं, मेरी एक दो चीजें कभी समझ में नहीं आती, और नहीं आती इसलिए मैं सरकार से भी कहता हूं, आप लोगों के माध्यम से भी कहता हूं, एमपीज के माध्यम से भी कहता हूं, सबसे बड़ी समस्या किसको हुई थी लॉकडाउन? सबसे बड़ी, आप खुद सोचिए, भारत में कृषि 3.9% से बढ़ी थी, किसानों की उपज घटी नहीं थी। निश्चित रूप से उनको पैसा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था, मैं किसानों के विरोध में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन सबसे ज्यादा योजना घटी थी। आप अपने घर के बाहर अगर निकल के देखिए तो जो चाट बेचता था उसने चाट बेचना बंद करना पड़ा, जो कोई रोल बेचता था उसका रोल बंद हुआ, जो कोई आदमी इतने छोटे मोटे काम करता था, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, पराठे वाले, इनका धंधा 42 दिन बंद था। 42 डेज का एक पहला, फिर दूसरा, और लॉकडाउन प्लस, किसी ने खोलने का मौका लगा तो भी बाहर नहीं खाना है, ऐसा मतलब ऐसा कोरोना का भय था कि लोगों ने बाहर खाना ही बंद कर दिया था, होटल जाना आना ही बंद कर दिया था। उस पूरे सेक्टर, 5 करोड़ हमारे देश में रेहड़ी वाले और ठेले वाले हैं जिनकी आमदनी 6 महीने के लिए चौपट हो गई थी। बजट में उनके लिए क्या था? 10,000 उधार ले लो। कौन बैंक ऐसे उधार देगा? सोचिए, जिसका ठेला पता नहीं है कि नहीं, जो पता नहीं क्या है कि नहीं, जिसके पास कोई बैलेंस शीट नहीं है, उसको कैसे देंगे? हमें तो लगता है कि किसानों से ज्यादा शायद इनको अगर 6,000 रुपए दे देते तो बेचारे छोटा मोटा धंधा शायद जल्दी से शुरू कर देते, इनको दान ही दे देती सरकार, इट वुड हैव बीन बेटर फॉर मी। मेरे हिसाब से तो इनको पैसा मिलना ज्यादा जरूरी था। किसानों का वोट बैंक इनसे बड़ा है, क्योंकि ये प्रवासी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। भाई, सरकार की राजनीतिक मजबूरियां हम लोग भी समझते हैं। अब पुणे में अगर कोई आदमी है तो वोट डालने यूपी तो आ नहीं रहा, लेकिन किसान तो यूपी में ही है, उसको पैसा देंगे तो वोट डालेगा। तो भाई, वोट की भी मजबूरी होती है, रैशनल इकोनॉमिक्स ये कहती है, इसीलिए मैंने बजट विदाउट रोमांस कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को खुद सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। मैं आपसे फिर कहता हूं कि कोशिश करनी चाहिए, हमारे युवाओं को कोशिश करनी चाहिए। ये जो मिंत्रा.com से लेकर के फलाने .com पर जो खर्च करते हैं,
पड़ोस वाले दुकानदार से भैया थोड़ा महंगा हो खरीद लीजिए, कम से कम जैसे ही उसके पास आमदनी जाएगी तो वो कपड़ा खरीदेगा, खाना खरीदेगा। देश में प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, रोजगार बढ़ने से इनकम बढ़ेगी। सोचो, आपकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति, केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठा जाता। यू एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अगर हम 5 करोड़ लोग हैं ऐसे जिनके पास बहुत पैसा है, अगर हम इन लोग कुछ भी मदद करेंगे इन छोटे छोटे लोगों की, तो 5 करोड़ रैली वालों को तो हम लोग संभाल सकते हैं। एमएसएमई कितनी चीजों के बारे में बताऊं, 2 लाख एमएसएमई बंद हुई हैं। 2 लाख एमएसएमई बंद होने का मतलब है 1,70,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। कांट से यार, इन्हें बैड शेप। सरकार को और आपको और हमको मानना चाहिए कि ये जो बजट है ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रखा गया था कि मैं आपसे इसके बारे में बताने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं, हिम्मत नहीं जुटा पाता हूं कई बार बजट के बारे में। तो ये जो चारों स्कीम है, इस स्कीम कोई खराब, मैं बार बार कहता हूं, सरकार जो सोच के बनाती है, ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार इतनी मूर्ख नहीं होती, उसे वोट भी चाहिए, उसे लोगों का कल्याण भी करना है। नहीं करेगी तो लोग उसको भगा देंगे अगली। तो कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, लेकिन उनकी परिस्थितियों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। एक और है पेज इसके आगे, चाहे तो वो भी देख लीजिए कि किस किस मिनिस्ट्री को कितना बजट दिया गया है। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके बारे में बेकार है बात करना, क्योंकि 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6.57 है। हमारे देश में 49 करोड़ हमारा लेबर फोर्स है, और लेबर फोर्स का करीब करीब 6.5% पानी, मैंने पहले बताया 3,70,00,000 बेरोजगार हो गए हैं, और इनके रोजगार बढ़ने की भी संभावना नहीं है। लेकिन एवरेज तक पहुंच जाए, एवरेज हमारा चलता है 3.5%। अगर एक साल में हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमें बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। अगर हम किसी तरह रोजगार बढ़ा सकें, रोजगार बढ़ाने का पॉजिटिव तरीका क्या होगा सोचना पड़ेगा। उधार लेकर रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई अभी तो तैयार नहीं है। मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन हालत यह है कि बैंकों के पास भारी नकदी पड़ी हुई है, उधार लेने कोई नहीं आ रहा है। वो सारा पैसा रिजर्व बैंक में उल्टा जमा कर रहे हैं। रिवर्स रेपो में इतना पैसा जमा किया गया है कि रिजर्व बैंक बड़ा परेशान है किसका क्या किया जाए। दैट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आजकल परसों बैठी हुई है, सब लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे। अंतिम पेज पे आ जाइएगा तो इसके बाद एक और पेज है, 2 पेज और हैं बल्कि, ये आपको दिख जाएगा कि किसमें कितना कितना हम लोगों ने पैसा खर्च किया है। तो आपको अंदाज लग जाएगा कि रिवाइज्ड एस्टीमेट से कई चीजों में हमारा खर्च कम कर दिया है हम लोगों ने। जैसे हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट पर कम खर्च कर दिया है 11%। जैसे हम लोगों ने कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे कम किया। मैंने आपको बताया, हमें लगता नहीं कि सरकार ये सोचती है कि आगे भी 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ेगा, इसलिए उस पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। ट्रांसपोर्ट हाईवेज पे तो क्योंकि गति शक्तिमान योजना है, बहुत खर्च किया गया है। रेलवेज पे भी बढ़ाया गया है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मैंने बताया फर्टिलाइजर सब्सिडी हमने कम कर दी है, इसलिए उस पर भी बहुत ज्यादा है। कम्युनिकेशन 93% बढ़ा है, कारण भी बिल्कुल साफ है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। डिजिटलाइजेशन अगर हमें पूरा करना है तो इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। जल शक्ति भी बढ़ा है, हर घर नल योजना चालू करेंगे तो वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन टोटल देखें तो पिछली साल से कितना बढ़ा है, 4-5-6%। इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, 5%। टोटल देखें तो पहले से कम है, क्योंकि अगर 6% इन्फ्लेशन है और 4.8% नॉमिनल खर्चा बढ़ा, माने हमने 100 का आपको 5 रुपया ब्याज दिया और सब चीजें 6 रुपया महंगी कर दी, तो आपकी टोटल आमदनी 100 की जगह कितनी हो गई, 99। तो सरकार की मजबूरियों को समझते हुए इसके बारे में छोड़ दिया जाए। कुछ और बातें कहीं, एक पेज और है, लेकिन मैं सोचता हूं उसको मैं, हाँ, ये ऐसे इशू हैं जिनके बारे में बात की गई है, डिजिटल बैंकिंग, ई पासपोर्ट, डिजिटल करेंसी, 5G स्पेक्ट्रम। मुझे लगता है कि मुझे रोकना इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे लगभग 1.25 घंटे बोलते हुआ हो रहा है, या 1 घंटे बोलते हुए, और आप लोगों को थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए और उनकी भी भड़ास निकले, उनके दिल के अंदर का भी तेजाब निकलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टिल आई एम हियर, मैं अभी आपके संग हूँ। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो या कोई चीज समझ में ना आई हो, मेरी तरफ से फिलहाल अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन पे कितना बजट में, एजुकेशन के बारे में क्या बोल रहे हैं? अभी लास्ट आपने देखा, मैं फिर से दिखा देता, दो पीछे चली जाइए। वैसे एजुकेशन पर 1 लाख, हाँ, दो पीछे चली जाइए। अगर नहीं जाती तो मैं बता देता हूँ, मेरे हाथ में है, आई कैन ऑल्सो शो इट। Yes sir, I'm showing. एक पीछे जाइए, बस एक, हाँ, देख लीजिए। एजुकेशन पर लिखा हुआ है 88,002। पिछली साल कितना खर्च, सॉरी लिखा हुआ, सॉरी, एजुकेशन पर है 1,04,000 करोड़।
पिछली साल कितना था, हम लोगों ने रिवाइज्ड एस्टीमेट घटा दिया था, लेकिन रखा था 93,224। हम लोगों ने 18.5% बढ़ाया है, लेकिन 1,04,000 करोड़ में से 54,000 करोड़ जो है वो जा रहा है डिजिटल यूनिवर्सिटी और नए चैनल खोलने में और कंटेंट राइटिंग में, और बाकी 50 या 54,000 करोड़ रुपया जा रहा है वैसे एजुकेशन के बढ़ावे के लिए, यानी पुराने स्कूलों में और बाकी चीजों में इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो ये तो आप इसको रोके रख सकती हैं, ताकि किसी आदमी को सवाल पूछना हो तो पूछता रहेगा। इट्स वेरी इजी, क्योंकि मैंने अलग अलग चीजों को रखा है। हालांकि आई कुड हैव मेड मेनी मोर टेबल्स, लेकिन आंकड़े ज्यादा रखने से जितने आंकड़े बढ़ाइए उतने दर्शक कम होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड। तो मैं उसी हिसाब से आंकड़े कम करके ज्यादा बोल रहा था। एनीबडी, थैंक यू सो मच। फिर से जो भी सवाल जिसको भी कुछ करना हो कर सकता है। Now the platform is open for question answer session. If you are having doubts, कुछ वैसे तो सर ने इतने सरलता से इतने अद्भुत शब्दों में व्यक्त किया है कि हम सारी चीजें हम सभी को समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि आपको कुछ संशय है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो सर से आप पूछ सकते हैं। अपना नाम बताइए और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। यस मैम, मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है, AMPGC से MCOM कर रही हूँ मैम मैं अभी। मैम, जैसे बजट आने से पहले जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो जैसे मेरे और मेरे फादर की चर्चा हो रही थी, तो हमारा डिस्कशन ये था कि जो ATC डिडक्शन का जो अमाउंट है वो 1,50,000 से थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा। तो हालांकि ऐसा हुआ नहीं जब बजट आया। तो सर, मेरा सवाल क्या, मेरा क्वेश्चन बस यही है कि ये क्यों इंक्रीज नहीं किया, मतलब क्या सोच के गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज नहीं किया, इसके पीछे उसका क्या रीजन हो सकता है, और अगर इंक्रीज नहीं किया तो क्या उसने सही किया या गलत किया, बस मैं इस चीज को समझना चाह रही हूँ। आप एमकॉम की स्टूडेंट हैं, इसलिए टैक्सेस के बारे में जानती होंगी थोड़ा बहुत, कम से कम, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। यस सर। वेरी गुड। सरकार ने इनकम टैक्स की 2 स्कीमें जारी की हैं। एक ओल्ड स्कीम है जिसमें आपको 80C के डिडक्शंस मिलते हैं, 80C भी मिलता है, 80CC भी मिलता है, 80G भी मिलता है, 80GH भी मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं। और एक नई स्कीम है जिसमें अगर आप कोई कागज ना दिखाएं तो भी आपको 1.5 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। राइट? इतना जानती है ना, आपके नहीं जानती? यस सर, यस सर। सरकार ये चाहती है बहुत क्लियर कि सब लोग इसमें आ जाएं, पुरानी स्कीम छोड़ दें। तो अगर पुरानी स्कीम में उन्होंने 80C का डिडक्शन बढ़ा दिया तो लोग कौन सी स्कीम ऑप्ट करेंगे? पुरानी। और जब पुरानी स्कीम ऑप्ट करेंगे तो प्रॉब्लम समझ रही है ना क्या होगी? उनकी कैलकुलेशंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी वेरिफिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने लिखा कि हमने क्या लिया ELSS, हमने क्या लिया LIC, हमने क्या किया FD, इनको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सरकार जो बनाना चाहती है वो क्या चाहती है कि नई स्कीम में सब आ जाएं। तो अगर पुरानी स्कीम को 80C को जरा सा भी बढ़ाएंगे, 80CC को बढ़ाएंगे, 80G को बढ़ाएंगे, 80H को बढ़ाएंगे, तो सब लोग पुरानी स्कीम में जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सरकार इसमें नहीं आना चाहती। बिटिया रानी, ना बढ़ा है, ना अगली साल बढ़ेगा, ना उसके अगली साल बढ़ेगा, ना उसके अगली साल बढ़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, अभी मेरे को समझ में आया कि ऐसा क्यों नहीं किया गया, ताकि लोग नए टैक्स रिजाइम में ज्यादातर पार्टिसिपेट कर पाए। थैंक यू बिटिया रानी, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Am I audible, sir? यस Yes, यस, you यू are आर ऑडिबल। audible. सर मुझे PLI स्कीम के बारे में जानना था सर, कि ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है सर, ये क्या है सर, और इसको क्यों इंट्रोड्यूस की है सरकार सर, तो इससे क्या बेनिफिट होगा सर हमारी इकोनॉमी में सर, इसके बारे में थोड़ा प्लीज समझाइए ना सर। जी जी, मैं फिर बेटा, आप अपना नाम किस उसके हैं ये भी आप बता दीजिए। जो भी आप अपने को इंट्रोड्यूस प्रॉपर्ली करिए, किस डिपार्टमेंट से हैं, किस ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जी अच्छा जी रहेगा। मैम, श्योर मैम। मेरा नाम सुताक्षी हुआ सर, मैं AMPG कॉलेज में हूँ सर, BCom सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ सर मैं। हाँ बेटिया, देखिए, एक होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक्ड का मतलब क्या है कि जो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी आपको सरकार कोई इंसेंटिव देगी, 2%, 3%। इंसेंटिव का मतलब आप समझती है ना कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, या सरकार कुछ पैसे देती है आपको। तो जैसे आपने कोई इनोवेशन किया, इनोवेशन माने कोई नए तरीके से उत्पादन की शुरुआत की और आपकी लागत घट गई, तो आप इनोवेशन कब करेंगे?
जब आप उस पर खर्च करेंगे, निवेश करेंगे। बिना निवेश के तो इन्वेंशन और इनोवेशन होगा नहीं। तो जब आप खर्च करेंगे और इनोवेशन करके देश को लाभ पहुंचाएंगे, लागतों को कम करेंगे, तो सरकार क्या करती है, आपको कुछ 2% या 3% टोटल टर्नओवर का आपको पैसा दे देगी। अगर आप कोई नया स्टार्टअप करेंगे, कोई नई इनोवेटिव स्कीम चलाएंगे, या कोई पुरानी तकनीक को नई तकनीक में बदलेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी तरीके से उत्पादकता बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, कोई भी काम आप जब करेंगे, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि सरकार आपको थोड़ा इंसेंटिव देना चाहती है, ताकि आप नए काम को ज्यादा तेजी से बढ़ाएं। कारण क्या है ये भी बिल्कुल समझ लीजिए। ज्यादातर क्षेत्रों में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, केमिकल्स ले लीजिए, कुछ भी क्षेत्र में अगर आप ले लीजिए, तो एक प्रॉब्लम होने जा रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, आप चीन के सामने, जापान के सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्लीज समझिए, प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सिर्फ इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग अपने देश में एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग अपने देश में क्या बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा क्लाइमेट जो है वो बेहतर हो। तो अगर हम एयर क्वालिटी अच्छी कर सकें, अगर हम टेक्नोलॉजी नवीन ला सकें, ग्रीन टेक्नोलॉजी लाएं, तो इन सब पर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को खर्च करना पड़ेगा। अगर कंपनी खर्च करेगी तो क्यों करे, इसलिए कि उसे सरकार कुछ इंसेंटिव देकर उसे आगे बढ़ाएगी। एक सर्टिफिकेट तो देगी ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ कैश भी देगी। तो जैसे ही आप प्रोडक्टिव इंसेंटिव से आगे बढ़ेंगे, तो आपके निर्यात बढ़ेंगे, निर्यात बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर कायदे से सब लोग सब क्षेत्रों में कायदे से काम करें, तो 50 लाख नए, सॉरी 60 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी सर, सर एक छोटी सी और बात पूछनी थी सर आपसे। सर एम आई ऑडिबल सर? हाँ, मुझे तो ऑडिबल हैं आप। ऑडिबल। जी सर, जी सर। सर मुझे ना ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में भी समझना था सर। हमारी निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बहुत कुछ बताया था सर, तो वो मेरे समझ के परे है सर कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या है सर, और किस तरीके से ऑपरेट होगी इकोनॉमी में हमारे सर, तो इसके बारे में प्लीज थोड़ा समझाइएगा सर। ठीक, बहुत बहुत मुश्किल चीज नहीं है। पहले आप जानती हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट होता है, शपथ पत्र होता है कि मैंने इस आदमी से 10 लाख रुपए लिए, मैं इसको इतने ब्याज सहित इतने दिनों बाद वापस करूं। ये बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड पे एक प्रकार का शपथ पत्र होता है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब है कि ऐसे जगहों के लिए हम पूंजी मांग रहे हैं। बॉन्ड कोई भी जारी कर सकता है, सरकार जारी करती है, टीसीएस जारी करती है, कोई भी। लेकिन ऐसी कंपनियां जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर खर्च करेंगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी माने हमारी क्लाइमेट के लिए या हमारी एयर क्वालिटी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए जो खर्च करेंगी, ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो खर्च होगा, उसके लिए जो बॉन्ड जारी किया जाएगा उसे ग्रीन बॉन्ड कहेंगे। दुनिया में देखिए, ये जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, ये पूरी दुनिया का एक ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पराली जलाएं पंजाब में तो दिल्ली इफेक्टेड नहीं होगा या बनारस इफेक्टेड नहीं होगा, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इफेक्टेड होगा। तो हम पूरी दुनिया में क्या चाहते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा है, लगा दो मम्मी। दिव्या पांडे, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया से ऐसे बॉन्ड जारी करें तो वो लोग कम ब्याज पर निवेश करने को तैयार हो जाएंगे, जिससे कि पूरी दुनिया की क्लाइमेट इंप्रूव करे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ये क्या कहेंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी, फिल्टर लगाना या धुआं कम कर पाना या जो भी कम कर पाना, ग्रीन बेल्ट लगाना, इनके ऊपर जो निवेश होगा उसे हम कहेंगे ग्रीन इन्वेस्टमेंट। और इस ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड जारी किए गए हैं ताकि भारतीय और विदेशी थोड़ा कम ब्याज दर पर निवेश करने को तैयार हो जाएं, जिससे कि पूरे भविष्य, दुनिया का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। तो ग्रीन बॉन्ड आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, कई देशों में जारी हुए हैं, और वो सिर्फ ऐसी जगहों पर होते हैं जहां ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। होप आई एम क्लियर। यस सर। सर अनदर सर क्वेश्चन प्रणाम। सर। अनदर another question. क्वेश्चन। सर प्रणाम, रोहित तो मिश्रा। सर प्रणाम। Yes, Rohit ji, introduce रोहित मिश्रा yourself सर, and ask question. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3rd ईयर सर। Okay. बोलिए रोहित जी। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये डिजिटल यूनिवर्सिटीज चलाई जा रही हैं और कई लैंग्वेज में चलाई जा रही हैं, दूसरे स्टेट में अलग लैंग्वेज है या दूसरे स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज की भी पढ़ाई होगी, लेकिन जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं वो कंपनी से डीलअप करके 75% लोकल को जब एम्प्लॉयमेंट देंगी, तो ऐसे उस लैंग्वेज को जानने के बाद प्रॉफिट आउटकम क्या होगा,
जब 75% जॉब्स जो है सिक्योर हो जाएंगे लोकल के लिए, तो ऐसे में उन लैंग्वेज को स्टडी करके हमारा क्या प्रॉफिट होगा? हाँ, यही आपने शायद बीच में भी पूछा था रोहित जी। प्रश्न को पहले दो भागों में अलग अलग बांटिए। एक प्रश्न है कि 1 क्लास से 12 क्लास तक अलग अलग भाषाओं में अलग अलग क्लास के लिए 200 चैनल, 16 भाषाएं, 12 क्लास, हर एक के लिए तेलुगु चैनल अलग, मलयालम चैनल अलग, बाकी चैनल अलग, बराबर। ये कहाँ तक के लिए है? इंटरमीडिएट तक के लिए है, हायर एजुकेशन से इसका कोई संबंध नहीं। नंबर 2, हम लोग ये चाहते हैं कि भारत के लोग भारत में ही नहीं रही, पूरी दुनिया में रहें, तो इंटरनेशनल क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो कि बीए और एमए के लिए होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं लोकल रिजर्वेशन, ये जो लोकल रिजर्वेशन है ये बिल्कुल एक अलग चीज है, ये राज्य सरकारें लागू करना चाहती हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आपसे कि असहमत हूं या सहमत हूं, क्योंकि बहुत सारी सरकारें ऐसा करना चाहती हैं। ये हमारा ध्यान अनएम्प्लॉयमेंट से हटाने के लिए है। कैसे है वो आप समझ लीजिए। जैसे देश में रोज हंगामा मचाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास 8,72,000 पद खाली हैं। अगर हम सारे राज्यों को जोड़ दें तो लगभग 22 लाख पद खाली हैं, और लगभग 1,24,00,000 पढ़े लिखे बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार। किसी तरीके से बांटिए, किसी तरीके से बांटिए, सबको रोजगार नहीं मिलेगा। आज की हालत यह है कि एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर कहीं खाली होता है सरकारी नौकरी पर तो 23 एप्लीकेशनें हैं, एक इंजीनियर के लिए 48 एप्लीकेशनें हैं। यानी हमारे पास एप्लीकेंट्स बहुत हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि कुल 76,000 पदों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने, या प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार हमारे क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देगी, बाहर के लोगों को नहीं देगी। वैसे इसका एक फायदा भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का कोई आदमी अगर मिजोरम चला जाए, मेघालय चला जाए, तमिलनाडु चला जाए, वहां की लोकल लैंग्वेज से अगर बात नहीं कर सकता है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि वहां की समस्याओं को समझने में उसको कठिनाई होती है। तो ये अलग अलग समस्याओं को एक साथ जोड़िए मत, प्लीज इनको जोड़िए मत। अलग अलग चीजें हैं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। और ये जो दिया जा रहा है वो भी आप जान रहे हैं क्यों दिया जा रहा है। हम ये दिखलाना चाहते हैं क्योंकि राजनीतिक स्तर पर भी हमें काम करना होता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी आप हमें वोट दीजिए, बिल्कुल आसपास की बात है, आमने सामने गिव एंड टेक, क्यों प्रो क्यों। चलिए Sir, So ma'am, there is good evening. Ma'am, Sir, may I? ma'am, Sir, can I may I? ask question? one by one. Priya Razak. Yes. Okay, ma'am. My name Priya Rajak from AMPGC. I'm BA second year. My question is that, sir, can you explain what is cryptocurrency? And now in budget session, told that 30% tax mandatory. So, sir, can you explain what is cryptocurrency and what's impact benefit and what is negative impact also? अन्नपूर्णा जी, क्रिप्टो करेंसी पर तो पूरा एक लेक्चर देना पड़ता है, Yes, sir. बेचारे Quick. कैसे समझेंगे, दैट्स ए डिफिकल्ट थिंग। Sir, not possible to include all the things, all the aspects. क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने में ही बहुत व्यापक है, उसको मतलब मैं explain उसको करना- अगर मैं बहुत छोटी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो भी 5 मिनट लगेगा। धैर्य से सुनने की हिम्मत करिएगा, मैं बस यही कह सकता हूं। बहुत छोटे में समझाने की कोशिश करूं। एक करेंसी क्या होती है आप जानती है ना, क्योंकि भी एक स्टूडेंट है। मनी की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर मनी ना होता तो क्या होता? हम बैल को करेंसी मानते, गाय को करेंसी मानते, कुत्ते को करेंसी मानते, हाथी की करेंसी मानते, या सोने को करेंसी मानते। जब से कागज की करेंसी आ गई बड़ा फायदा हुआ। 2000 का नोट फट से दिया, उसके बाद बैंक का चेक 5 लाख रुपया दिया, तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, ले जाने ले आने में आसान, बाकी चीजें बड़ी आसान है। तो करेंसी क्या है? ये व्यापार की सुविधा के लिए बनाई गई एक चीज। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये पॉन्टेनियम है। पॉन्टेनियम माने जब दो शब्दों को मिलाकर एक चीज बनाई जाती है वो। क्रिप्टोग्राफी से बनी करेंसी, क्रिप्टोग्राफी से बनी करेंसी। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या है?
इसको मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। इसे हिंदी में कहेंगे कूटलिपि। कूटलिपि का क्या मतलब है? ऐसा कोई तरीका निकले कि इस समय 260-62 लोग बैठे हुए हैं, आप एक सवाल पूछे सबके सामने, किसी को समझ ना आए मेरे सिवा, और जो मैं उत्तर दूं वो किसी को समझ में ना आए आपके अलावा, तो क्या हो गया? कूटलिपि। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, कोड बना दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया कि जो हमारे और आपके अलावा किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, बाकी लोग इससे अनजान हैं, जबकि मैजिक बैठे हैं हमारे सामने। तो इसे कहते हैं कूटलिपि, है ना। कूटलिपि बनाना बड़ा आसान होता है। जैसे मुझे आपका नाम नहीं मालूम, लेकिन मान लीजिए किसी का नाम हो सीता, SITA, हम S की जगह R लिखें, I की जगह कुछ और लिखें, और मान लीजिए सीता की जगह हम लोग लिख दें रीता, या मान लीजिए लिख दें रीगा, तो क्रिप्टो हो गई। माने हमने एस की जगह कौन सा शब्द लिया, किसी और की जगह कुछ और शब्द लिया, तो वो किसकी समझ में आएगा? जो उस लिपि को जानता होगा, उसके अलावा किसी को वो समझ नहीं आएगा। तो उसे कहते हैं कूटलिपि। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कंप्यूटर बढ़ गए, पहले के जमाने में भी कूटलिपि होती थी, जासूस भेजते थे हम एक देश से दूसरे देश में, तो ऐसी लिपि लिखते थे जो उस केवल जासूस जानते थे, बाकी लोगों को कागज मिल भी जाए तो नहीं समझ पाते थे, है ना। हेलेन और ट्रॉय का किस्सा आपने सुना। ऐसी कूटलिपि जब कंप्यूटर आगे विकसित हो गए तो डिजिटल भाषा में लिखी जाने लगी और गणित का इस्तेमाल होने लगा। मान लीजिए हम 28 अक्षर लें, अक्षर माने सॉरी न्यूमरल्स लें, 0013794321000014, कुछ एक 29 अक्षर 30 अक्षर, और इस 30 अक्षर को आपको दे दें कि भाई ये आपका कोड हो गया। इस कोड पर इस्तेमाल केवल आप करेंगे क्योंकि ये कैसा कोड है? यूनिक। अब यूनिकनेस का मतलब समझ लीजिए, दुनिया में जितने लोग हैं सबके अंगूठे की छाप अलग अलग होती है, सबके अंगूठे की छाप अलग अलग होती है, कभी नहीं मिलती। कितने लोग हैं? 800 करोड़। लेकिन अगर हम ऐसा गणित से कोड बना दें जो 8000 लोगों में भी यूनिक हो, सॉरी 8000 करोड़ लोगों में भी यूनिक हो, तो हम क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं क्या? हम 20 लोग मिल गए, 50 लोग मिल गए, 2 लाख मिल गए, 5 लाख लोग मिल गए, हम लोगों ने क्या किया? 2 की बनाया। 2 की माने 2 प्रकार की चाबियां बनाई। जैसे बैंक में आप जाइए तो एक चाबी किसके पास रहती है? मैनेजर के पास, दूसरी चाबी आपके पास। मान लीजिए एक की बनाया जो 5 लाख लोगों के पास है, और एक कोड आपको दिया, वो कोड दुनिया में यूनिक है, किसी के पास नहीं, उन 5 लाख लोगों में भी किसी के पास नहीं। आप इस कोड का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी ऐसे आदमी के जिसके पास यूनिक कोड है। तो आपने क्या किया? अपनी प्राइवेट की से ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाया माने एक पूरी सूचना भरी। क्या सूचना भरी? मेरे पास इतना पैसा है, इसमें से मैं इतना पैसा आपको दूंगा, और ये पैसा निकल के मेरे पास इतना बचेगा। और जिसको दे रहे हैं पब्लिक की से गया, लेकिन खोल कौन सकता है? जिसके कोड पर हमने भेजा, माने जिसके हस्त से उसका मिलान हो गया, तो वो उस कोड से उस पैसे को ले लेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए हमने किसी 2 आदमियों को, 4 आदमियों को पैसा भेज दिया। तो क्रिप्टो करेंसी की विशेषता ये होती है कि एक ब्लॉक जो होता है वो एक आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन पूरी चेन में एक साथ लागू हो जाता है, पूरी चेन में एक साथ लागू हो जाता है। यानी जैसे ही हम लिखेंगे वो 5 लाख लोगों को पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि इनका पैसा निकला। कौन है आप? पता नहीं चलेगा। कहां रहते हैं आप? पता नहीं चलेगा। लेकिन पैसा आपके खाते से निकल गया, सबको पता चल जाएगा। इसका मतलब आप डबल स्पेंडिंग अब आप नहीं कर सकते, और उस आदमी को वो पैसा मिल जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक ऐसी करेंसी जिसे कूटलिपि से लिखा जाता है। हम प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं, वो सिफर टेक्स्ट में बदल जाता है। देखिए लैंग्वेज इसीलिए मुश्किल होती जाती है, और उस आदमी को मिल जाता है। तो ये लेन देन के लिए काम आती है। ये एक करेंसी है। डिजिटल करेंसी अलग चीज होती है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का क्या अंतर है? क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा कौन करता है? कोड। कोड कितने अक्षरों का बनता है, कितने लेटर्स का बनता है? अभी फिलहाल समझ लीजिए कि लगभग लगभग 28 से 30 डिजिटल। और जैसे ही वो कोड डालेंगे, उस कोड का कोई दूसरा किसी आदमी के पास वो कोड हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि आपके अंगूठे की छाप है जो किसी और के पास नहीं है, और केवल उसी के पास जाएगी जिसको आप भेज रहे हैं। लेकिन पूरे के पूरे 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों को ये पता चल जाएगा। तो फिर कोई आदमी उस पैसे का हेर फेर नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता, फोर्जरी नहीं कर सकता। तो क्रिप्टो करेंसी तो एक अलग चीज है ना। इसमें बिल्कुल सेफ ट्रांसफर होता है,
तत्काल ट्रांसफर होता है, कोई समस्या नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, सरकारों को भी बड़ा फायदा है, डिजिटल करेंसी का भी बड़ा फायदा है। लोग जो है नकली नोट बनाने के लिए बैठे रहते हैं, फिजिकल करेंसी बनाने के लिए रोज बैठे रहते हैं। जब डिजिटल करेंसी बन जाएगी, लेकिन डिजिटल करेंसी में फर्क होगा, ये रिजर्व बैंक की करेंसी होगी डिजिटल रूप में, डिजिटल वैलेट के रूप में होगी, लेकिन रहेगी किसका, इसके ऊपर एक रेगुलेशन रहेगा किसका, रिजर्व बैंक का। उसको पता रहेगा कि कितनी डिजिटल करेंसी है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। वहां लेजर में किसको पता रहता है, मेंबरों को। यहाँ किसको पता रहेगा, रिजर्व बैंक और बाकी बैंकों को। तो डिजिटल करेंसी माने वो करेंसी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, 2 रुपया 5 रुपया, मतलब आपके हाथ से दूसरे को नहीं दे सकते, लेकिन ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी वो है जो एक ग्रुप में चलती है और उस ग्रुप के लोगों के बीच में लेन देन बना रहता है। 30% टैक्स, गैम्बलिंग पर भी 30% टैक्स लगता है, लॉटरी पर भी 30% टैक्स लगता है। ये तो स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन अगर आप जानती हैं तो समझती सट्टेबाजी है। ये जितनी कम होती जाएगी, दुनिया में टोटल बिटकॉइन कितना हो सकता है, 41 मिलियन। यानी एक साल जितना हुआ, अगली साल उसका आधा बढ़ेगा, उसका फिर आधा बढ़ेगा, फिर उसका आधा बढ़ेगा, कुल मिलाकर 41 मिलियन होगा। इससे ज्यादा कभी होगा ही नहीं। तो सबको मालूम है कि टोटल इतना ही पैसा है। अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो ये कैसी है, सट्टेबाजी की चीज है। तो जब सट्टेबाजी में आप पैसा कमाएंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आप नहीं कमाएंगे तो नहीं लगेगा। अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको मैं बहुत विस्तार से, जब तक पूरी क्रिप्टो करेंसी डायग्राम सहित ना पढ़ाऊं, थोड़ा मुश्किल होता है। कोशिश की है, शायद आपकी समझ में आ गया, शायद आई डोंट। यस सर। सर पर मेरा सर और एक क्वेश्चन है सर, जो आप बताए थे कोड बनता है। प्रिया रजक, यस मैम। हमें किसी और को भी चांस देना है और हमें वाइंड अप भी करना है, तो अभी हम क्वेश्चन आपका नहीं ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। सोनाली मैम, यस मैम, दिस इज द and लास्ट my voice is audible. यस यू आर ऑडिबल सुनाई पड़ रही है। So, yes, ma'am. My name is Sonali Srivastava. I'm from MPGC College from BCom second year. I'm BCom second year. क्वेश्चन है वो ये है कि जो डिजिटल करेंसी आने वाली है हमारे बजट के अकॉर्डिंग, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आने वाली है। तो सर, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्या ये इंडिया ने पहले अडॉप्ट किया था या नहीं? और अगर नहीं किया, पहली बार करिए, तो किसी और कंट्री ने इसे अडॉप्ट किया था? और ये है क्या चीज? ये ब्लॉकचेन मैंने अभी थोड़ा सा समझाया, शायद आपको समझ में नहीं आया, फिर से बता रहा हूं। अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि एक लोहे की चेन है, तो उसमें छोटी छोटी कड़ियां होती हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए 5 लाख 10 लाख लोगों ने मिलकर कहा कि हम एक अपनी करेंसी की बात करते हैं, और वो करेंसी क्या होगी, एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपस में मानेंगे उसका मूल्य, बाहर वालों से इसका मतलब नहीं रखेंगे। जो बाहर वाला ज्वाइन करना चाहेगा उसको अलग से पैसा देके खरीदना पड़ेगा। तो जब एक पूरी चेन बन गई, तो अगर मिस्टर ए के पास कुछ पैसा है और मिस्टर बी को भेजना है, तो कैसे भेजेगा? ये जो ब्लॉक शब्द है, इसको आप एक जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक बच्चों को खिलाया जाता है, इसके ऊपर यही लगाना, इसके ऊपर यही लगाना है, उस तरह का ब्लॉक समझें। इस ब्लॉक में 4 इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन नंबर 1, आपका कोड। जो कौन सा कोड होगा, पब्लिक की माने जो सबके लिए अवेलेबल है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होगी कि आपके पास आज टोटल कितनी करेंसी है। तीसरी, आप किसको दे रहे हैं। चौथी, आपके पास कितना बैलेंस बचे। ये ब्लॉक आप क्रिएट करेंगे और ब्लॉक क्रिएट करके पूरी चेन में डाल देंगे। यानी एक लेजर जैसे होता है ना, खाते में लिखा जाता है। अगर आप बैंक में डालते हैं तो क्या करते हैं, हमने एक चेक दिया सोनाली को, तो मेरे खाते में से 500 निकल के किसके में चला गया, सोनाली के में। ये कहाँ लिखा है, बैंक के खाते में लिखा है। जिस खाते में लिखा है उसे लेजर कहते हैं, क्योंकि आप कॉमर्स की आप जानती हैं। ये जो लेजर होगा, इस लेजर में 5 लाख लोगों का लेजर होगा। एक डालते ही सबके पास ये सूचना पहुंच जाएगी, इस आदमी ने इतना ट्रांसफर किया, और उस आदमी को मिलेगा, बीच में किसी को मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई टेम्परिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कोड है वो कैसा है, यूनिक। 26 अक्षरों का जो कोड बनेगा वो कैसा बनेगा, यूनिक है ना। 256 बिट का जो कोड बनेगा वो यूनिक कोड होगा, तो उसके अलावा किसी को मिलेगा भी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन माने जो डिजिटल करेंसी खरीदेगा भारत सरकार की,
उसको एक चेन में शामिल कर लेंगे। जैसे ही चेन में शामिल करेंगे तो जैसे ही वो खर्च करेगा तुरंत उस ब्लॉक में आ जाएगा। तो रिजर्व बैंक के पास तो जाएगा ही जाएगा, बाकी सबके पास भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कहीं पर थोड़ी देर के लिए नेट फेल हो गया, किसी को नहीं मिला, तो कोई फोर्जरी करने की कोशिश कर सकता है, कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है। कभी कभी रिजर्व बैंक का खुद ही मान लीजिए वो नहीं चल रहा है थोड़ी देर के लिए नेट, तो इसमें क्या होगा, कम से कम जितने चेन में मेंबर होंगे सबको पता चल जाएगा, तो आप डबल स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगी। और इसका रेगुलेटर कौन होगा? रिजर्व बैंक। तो टोटल हमारे पास एक और अच्छी बात होगी, गारंटी भी प्राप्त होगी हमें इसकी, रिजर्व बैंक की। आई होप खत्म तो करना ही पड़ेगा। एवरी बैड थिंग हैज टू कम टू एन एंड, एवरी गुड थिंग हैज टू सर एक क्वेश्चन। The questions are so many, so we need to wind up the और program. आप क्रिप्टो लोग अपने करेंसी। questions जो है सर करो, एंड करो, 5 बज गए, एंड करो। बस आप लोग अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग सर को कम्युनिकेट कर देंगे, फिर आपको पहुंचा दिया जाएगा उसका आंसर। तो नाउ वी सर के लिए मैं क्या बोलूं कि सर का जो भी उद्बोधन होता है वो इतना अच्छा होता है कि कोई भी हो, चाहे इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट का हो, कॉमर्स का हो, या इसके अलावा किसी अदर फील्ड का हो, सभी को ये अट्रैक्ट करता है और सभी को ये अच्छे से समझ में आता है। तो सर के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने इतने सहज शब्दों में बजट 2022-23 को एक्सप्लेन किया है। Now we reach towards the end part of this webinar, so I invite Dr. Manju Banik ma'am to render vote of thanks. Namita, is she there? Manju Banik ma'am hai? Namita? No, she is not there, I think so. Okay. No, ma'am. Okay, Namita. Now Namita will render vote of thanks. मैम एक ट्राई कर लेते हैं कि मंजू मैम। Actually she told मंजू बनिक मैडम का कोई मीटिंग भी था BHU में। she has to attend one meeting in BHU. हाँ, मंजू मैम ने कॉल करने के लिए कहा था मैम ने। है मैम है, she is there. Okay ma'am. Thank you Anpurna ma'am. I on behalf of Department of Economics, at first I extend our gratitude and my sincere thanks for our eminent speaker, Professor Manmohan Krishna sir. Sir presented a critical analysis and evaluation in the context of budget, which capable us and all the students to gain an accurate and deep understanding of budget 2022. Sir gives his own precious time for her busy schedule to this program. Thank you very much sir. सर हमेशा जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टाफ का हमेशा कृतज्ञ रहेगा कि सर आपको जब भी हम लोगों ने इनवाइट किया है, सर आप बिजी होते हुए भी अपने बिजी शेड्यूल में से जो है आप टाइम निकाल करके हमारे चाहते हैं और अब सर हम लोगों को ज्ञान देते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई वांट टू थैंक माय मैनेजर सर फ्रॉम द हार्ट that your blessings and guidance are always on us. Thank you sir. And I extend my sincere thanks to our principal ma'am, the ma'am being catalyst that inspired us to do our best. मैम हमेशा एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करती है और हमेशा हम लोग को इंस्पिरेशन देती है कि हम लोग अच्छा करें। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एंड माय स्पेशल थैंक्स गोज टू डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित मैम। मैम आपका एक गुड प्रेजेंटेशन और जो आपकी एंकरिंग है वो बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छा संचालन करती हैं मैम, वो आप बहुत अच्छी चीज से जो ऑर्गेनाइज करती हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड माय स्पेशल थैंक्स टू गोज डॉक्टर मंजू बनिक, माय सीनियर हेड at Department of Economics, and Dr. Saurav and all other colleagues. And my special thanks goes to, I would like to thank our dear students who participate in this program. This program is not possible without. Yes, ma'am. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नमिता vote of thanks offer कर रही है। Okay.
मैम ने कहा कि मतलब कंटिन्यू करो इसको. Okay, okay, okay. Thank you. And now I would like to thank our dear students who participate in this program. This program is not possible without you. Thank you so much for attend patiently. I would like to thank our technical assistants also. Once again, thank you very much, sir, and my dear students. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन सर, प्रिंसिपल मैम और मैनेजर सर, और साथ ही साथ हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो कि 3 बजे से इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं. इसका मतलब है कि सर का जो उद्बोधन था वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक था, अट्रैक्ट करने वाला था, और सर ने इतने अच्छे से चीजों को समझाया. सो थैंक यू एवरीवन. Thanks. Thank you so much, ma'am Thank and you. sir. Thank you so much. Thank you, ma'am and sir.